हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल एसआर मांगा एक्सप्लेन्स पे। दोस्तों, ये जो सीरीज है इसका नेक्स्ट एपिसोड जो है उसको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर इससे पहले का एपिसोड आप लोगों ने नहीं देखा तो मेरे चैनल पे जाकर 14 घंटे का एपिसोड है उसको देख लीजिए, उसके बाद इस एपिसोड को देखिएगा। चलिए इस एपिसोड को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि सोल्जर जाओफेन और मास्टर फेंग सब लोग फूलों के पास पहुंचते हैं, जिसे देखकर जाओफेन कहता है कि ये फूल केवल अंडरवर्ल्ड में पाए जाते हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं, इस जगह पर कुछ तो मिस्टीरियस है। जाओफेन सभी से कहता है कि इन फूलों को मत छूना। ये सुनकर जावू कहता है कि तुम इतने डरपोक हो कि तुम फ्लावर को टच नहीं कर पा रहे हो, तुम एक यूजलेस हो। इन फ्लावर को देखकर बाकी भी कहने लगते हैं कि ये फ्लावर कितने खूबसूरत हैं, हम इसे ले जाकर अपने गर्लफ्रेंड को देंगे। तभी वहाँ बहुत तेज से हवा चलने लगती है। ये देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक बॉन्डर आता है। ये देखकर जाफन कहता है कि कवर कर लो, ये बहुत खतरनाक है। ये देखकर मास्टर फैंग कहते हैं कि यहाँ कोई खतरा था, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। जाफन कहता है कि आपने ध्यान नहीं दिया इसका मतलब खतरा नहीं आएगा, आपका दायरा बहुत कमजोर है। मास्टर फैंग कहते हैं कि जाफन तुम अपनी सांसों को बचाकर रखो। ये सुनकर जावू कहता है कि मास्टर फैंग सही कह रहे हैं, क्योंकि वो मोसान टाउस स्कूल के पुराने मेंबर हैं और वो तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं। खुद को मूर्ख मत बनाओ, उनके सामने तुम कुछ भी नहीं हो। तुमने कहा था कि यहाँ बहुत खतरा है, तो खतरा मुझ पर आने दो। तभी वहां पर बाउंडर आकर एक सोल्जर को लपेट लेता है। ये देखकर जाऊ बहुत घबरा जाता है। तभी दूसरा सोल्जर कहता है कि ये क्या हो रहा है, लगता है उसकी बॉडी को कोई नोच रहा है। तभी वहां से उसकी बॉडी गायब हो जाती है और सिर्फ उसका कंकाल पड़ा रहता है। ये देखकर सभी लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। जाफन कहता है कि देखो बॉन्डर फिर से आ रहा है। ये देखकर जाऊ घबरा जाता है और बॉन्डर उसकी तरफ आगे बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है। वह चिल्लाते हुए मास्टर फैंग से कहता है कि मास्टर फैंग प्लीज मुझे बचा लीजिए। मास्टर फैंग कहते हैं कि घबराओ मत, मैं तुम्हें बचा लूंगा। और वो छोटी सी तलवार निकालकर, जिस पर एक तालिस्मान लगा रहता है, अपने मंत्रों को पढ़ते हुए तालिस्मान को जाऊ की तरफ भेज देते हैं और कहते हैं कि तुम इविल बिस्ट खुद को शो करो, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर मार दूंगा। तभी जाऊ की बॉडी जलने लगती है और एक ब्लास्ट के साथ जाऊ की मौत हो जाती है। ये देखकर मास्टर फैंग बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी बॉन्डर एक और सोल्जर की ओर बढ़ता है और उस पर हमला कर देता है और उसकी भी मौत हो जाती है। बाकी सोल्जर भाग रहे होते हैं। तभी बॉन्डर एक और सोल्जर की ओर बढ़ता है और उसे चारों तरफ से घेर लेता है। ये देखकर मास्टर फैंग भी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी वह अपने जेब से एक बोतल निकालते हैं और अपने मास्टर को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम बीच, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता। अपने मास्टर के साथ वह दोनों मिलकर उस बॉन्डर पर हमला कर देते हैं और उसकी वजह से वह बॉन्डर खत्म हो जाता है। ये देखकर सोल्जर कहता है कि मास्टर फैंग आपने मुझे बचा लिया। ये देखकर बाकी सोल्जर कहते हैं कि मास्टर फैंग एक ग्रेट मास्टर हैं, बिना मास्टर फैंग के हमारा क्या होता। ये देखकर जाफन कहता है कि सिम्टम को क्योर करने से प्रॉब्लम नहीं खत्म हो जाती। मास्टर फैंग तुम बहुत कमजोर हो, तुमने तालिस्मान के 10% पावर का भी इस्तेमाल नहीं किया। ये सुनकर मास्टर फैंग कहते हैं कि जाफेंग तुम तो चुप ही रहो, तुम मुझे कमजोर समझ रहे हो। तभी बॉन्डर आकर दो सोल्जर को मार देता है। ये देखकर मास्टर फैंग घबरा जाते हैं और बॉन्डर मास्टर फैंग की तरफ बढ़ता है। मास्टर फैंग फिर से लकड़ी की तलवार और अपने मास्टर के साथ मिलकर बॉन्डर को रोकने की कोशिश करते हैं। अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी बॉन्डर मास्टर फैंग को चारों ओर से घेर लेता है। तभी कैप्टन जाओफेन से कहते हैं कि मास्टर प्लीज मास्टर फैंग को बचा लीजिए। ये सुनकर जाओफेन कहता है कि वो लोग मरे हैं, उन्होंने पहले फूलों को छुआ था, इसके कारण ये मारे गए हैं। मास्टर फैंग वही सेम टेक्निक यूज कर रहे हैं जो उन्होंने पहले घोस्ट से लड़ते हुए यूज किया था, इसी वजह से वह काम नहीं आ रही है। जाफेन कैप्टन से कहता है कि उन सभी ने मेरी बात नहीं सुनी तो वे सभी इन्हीं की गलती है, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। कैप्टन कहता है कि मिस्टर जाफेन मेरे लिए रुकिए, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। कुछ सोल्जर जो बचे हुए होते हैं वे कैप्टन से कहते हैं कि बिना नेविगेशन के हम स्पेशल फोर्स के पास नहीं पहुंच पाएंगे, आप जाफेन से कहकर लोकेशन का पता लगवाइए। कैप्टन जाफेन से कहते हैं कि मिस्टर जाफेन क्या आप कुछ कर सकते हैं। जाफेन कहता है कि तुम लोग मुझे फॉलो करो और वो दोनों आगे निकल जाते हैं। सोल्जर कहता है कि हम क्या करें। पीछे से मास्टर फैंग की आवाज आती है जिसे देखकर सोल्जर घबरा जाते हैं। पीछे मास्टर फैंग घायल अवस्था में आते हैं। ये देखकर सोल्जर कहता है कि मास्टर फैंग क्या आप ठीक हैं। मास्टर फैंग कहते हैं कि वह स्पिरिचुअल मॉन्स्टर मेरे मैच का नहीं था, मैंने उसे मार दिया। वो जाफेन कहाँ है। सोल्जर कहता है कि वह कैप्टन जेंग को लेकर इस डायरेक्शन में गया है। ये सुनकर मास्टर फैंग सोचते हैं कि जाफेन ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर तुम साथ देते तो हम लोग मिलकर उस मॉन्स्टर को मार देते। एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊं फिर मैं तुम्हें देखता हूँ। सीन
शिफ्ट होता है। 1 घंटे बाद दिखाया जाता है कि मास्टर फेंग और सोल्जर जंगल में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी उन्हें आगे आग जलती हुई दिखाई देती है और उस पर कुछ पक रहा होता है। मास्टर फेंग देखते हैं कि ये तो जाओफेन और कैप्टन होते हैं जो आग जलाकर वहाँ पे कुछ पका रहे होते हैं। ये देखकर मास्टर फेंग बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है, तुम्हारा धन्यवाद ये पकाने के लिए, और उस खाने को निकालकर वहीं बैठकर खाने लगते हैं। जाओफेन अपनी मेडिटेशन कर रहा होता है। तभी उसे कुछ सेंस होता है। वह कहता है कि यहाँ पर हिरन, वह कहता है कि यहाँ पे हिरन फ्लावर से भी ज्यादा खतरा है। मुझे लगता है कि जंगल में ट्रैप बिछे हुए हैं। तभी उन्हें झाड़ियों में से आवाज आती है और बाकी सब भी सावधान हो जाते हैं। तभी वहाँ से एक सोल्जर आता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर कैप्टन कहते हैं कि ये तो जाऊ है। वह सबसे कहते हैं कि ये कैप्टन जाऊ है जो कैंगलन स्पेशल फोर्स को रेस्क्यू करने के लिए आए थे और हम इनसे कॉन्ट्रैक्ट हो चुके थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये हमें यहाँ मिल गए। आगे बढ़कर कैप्टन जाऊ को कहते हैं कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने कैंगलन स्पेशल फोर्स को ढूंढ लिया तो आपने हेडक्वार्टर को कांटेक्ट क्यों नहीं किया? इतने दिनों से आप कहाँ थे? जाऊ कहता है कि हमने उन्हें ढूंढ लिया है, वह सब ठीक है, और एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। कैप्टन कहता है कि जाऊ आपका हाथ बहुत ठंडा है। जाऊ कहता है कि मैंने बहुत दिन से कुछ नहीं खाया, इसी वजह से हाथ ठंडे हैं, और स्कैरी फेस के साथ कैप्टन की ओर देखता है। पीछे से जाफेन कहता है कि तुम उसे जाने दो क्योंकि वह एक इंसान नहीं है। ये सुनकर जाओ बहुत गुस्सा हो जाता है। बाकी सोल्जर भी कहते हैं कि कैप्टन जाओ तो बिल्कुल ठीक है, तुमने कहा कि इंसान नहीं है तो क्या ये मॉन्स्टर है? अगर वह मॉन्स्टर है तो मास्टर फैंग के रहते हुए हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं। कैप्टन कहता है कि मिस्टर जाफेन, ये कैप्टन जाऊ हैं, हम एक दूसरे से फैमिलियर हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन्हें अच्छे से जानता हूँ। तभी मास्टर फैंग कहते हैं कि मोसान टाउस स्कूल का मास्टर हूँ मैंने ये बहुत सारे मॉन्स्टर को मारा है, मेरे रहते हुए किसी को कुछ नहीं होगा, अगर कुछ होगा तो मैं देख लूंगा। तभी जाओ कहता है कि गैंगलोंग की स्पेशल फोर्स यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, हम 1-2 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। मास्टर फैंग कहते हैं कि कैप्टन जाओ हमें लीड करिए। तभी जाओफेन कहता है कि कैप्टन जाओ के साथ कुछ तो प्रॉब्लम है, उनके साथ मत जाओ। मास्टर फैंग कहते हैं कि मेरे सामने मॉन्स्टर कुछ नहीं है, मैं सबको बचा लूंगा, तुम खुद को मूर्ख मत बनाओ, और सभी आगे बढ़ जाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, सब लोग साथ चल रहे होते हैं। तभी उन्हें आगे से कोई आता हुआ दिखाई देता है जो जावू होता है। इसे देखकर सब घबरा जाते हैं। कैप्टन कहता है कि जावू तुम तो मर गए थे। ये सुनकर जावू कहता है कि तुम मुझे मरने को क्यों कह रहे हो, देखो मैं अभी जिंदा हूँ। ये सुनकर कैप्टन कहता है कि बकवास बंद करो। मास्टर फैंग भी कुछ बोल नहीं पा रहे होते। एक सोल्जर कहता है कि मास्टर फैंग आप ही बताइए ये जिंदा कैसे है? मास्टर फैंग मोसान टाउज्म का इस्तेमाल करके देखते हैं और कहते हैं कि ये बहुत अजीब है, जाऊ अभी जिंदा कैसे है, कल ही ये मर गया था। तभी जाऊ कैप्टन जाओ की तरफ देखकर उसे मॉन्स्टर कहता है। जाओ भी कहता है कि तुम इडियट, तुम हो मॉन्स्टर, तुम्हारी फैमिली है मॉन्स्टर, मैं मॉन्स्टर नहीं हूँ। जाऊ कहता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। कैप्टन कहता है कि खुद को दिखाओ तुम मॉन्स्टर। ये बोलकर दोनों लड़ने लगते हैं। ये देखकर कैप्टन कहता है कि मिस्टर जाफेन हम क्या करें? जाफेन कहता है कि उन्हें छोड़ दो, हम चलते हैं। कैप्टन कहता है कि ठीक है मिस्टर जाफेन, मैं आप पर विश्वास करता हूँ। ये दोनों आगे निकल जाते हैं। ये देखकर मास्टर फैंग कहते हैं कि डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं किसी को मरने नहीं दूंगा, मैंने तालिस्मान का यूज करके देख लिया है, इन दोनों में से कोई मॉन्स्टर नहीं है, यहाँ कोई और दिक्कत है, हम इन्हें यहाँ छोड़कर नहीं जा सकते। ये दोनों काफी ताकतवर हैं और गैंगलॉन टीम को बचाने में ये हमारी मदद करेंगे। सोल्जर कहता है कि मास्टर फैंग सही कह रहे हैं, चलो उनको समझाते हैं। ये देखकर जाओफेंग मना करके आगे चला जाता है। ये देखकर जाओफेन आगे चला जाता है। सोल्जर कहता है कि आप दोनों लड़ाई बंद करें। ये सुनकर दोनों गुस्सा हो जाते हैं और अचानक ही दोनों मॉन्स्टर में बदल जाते हैं और सोल्जर पर हमला कर देते हैं और उनके गर्दन पर काटकर उन्हें मार देते हैं। ये देखकर मास्टर फैंग घबरा जाते हैं और ये दोनों मास्टर फैंग की ओर बढ़ते हैं और उन्हें नीचे गिरा देते हैं, उन्हें खाने की कोशिश करते हैं। तभी मास्टर फैंग वहां से पीछे हटते हैं से तालिस्मान निकालकर उसको छड़ी में बदलकर उन बीस्ट पर हमला कर देते हैं। तभी वॉन्डर आकर उनके हमले को रोक देता है। इस तरह वह दोनों मॉन्स्टर बच जाते हैं। कैप्टन कहते हैं कि मास्टर फैंग इविल द्वारा सप्रेस किए जा रहे हैं। जाफेन कहता है कि मास्टर इतने ताकतवर नहीं है कि वह उस छड़ी के पूरी पावर का इस्तेमाल कर सके, जिसके कारण वह पीछे हो रहे हैं। अगर हम डीमन स्पिरिट ट्रैप को यूज करते हैं तो वह छड़ी ज्यादा देर के लिए नहीं टिक पाएगी और टूट जाएगी। कैप्टन सोचता है कि इसलिए जाफेन ने मास्टर फैंग को ऑप्शन से ये खरीदने के लिए मना किया था, पर मास्टर फैंग ने तो बात ही नहीं सुनी। तभी छड़ी में क्रैक आ जाता है और डार्क एनर्जी की वजह से छड़ी टूट जाती है। ये देखकर दोनों मॉन्स्टर खुश हो जाते हैं और मास्टर फैंग पर हमला करने की ओर बढ़ते हैं। जाफेन कैप्टन आगे की ओर निकल जाते हैं। कैप्टन सोचते हैं कि अच्छा हुआ कि मैंने जाफेन की साइड चुनी, नहीं तो मैं भी उन सभी की तरह कंकाल बन गया होता। सीन शिफ्ट होता है, हमें एक टेम्पल दिखाया जाता है जहाँ एक ओल्ड मैन झाड़ू लगा रहा होता है। कैप्टन और जाफेन यहाँ पहुँचते हैं। टेम्पल को देखकर कैप्टन जाफेन से कहते हैं कि ये टेम्पल मुझे कुछ स्ट्रेंज लग रहा है और
ये ओल्ड मैन भी मुझे सही नहीं लग रहा है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। जाफेन सुप्रीम इमोर्टल पीपल का यूज करके देखता है। वह कहता है कि चलो उस तरफ चलते हैं, कैंगलिंग स्पेशल फोर्स के लोग अंदर हैं। कैप्टन कहता है कि श्योर, मैं अंदर जाकर चेक करके आता हूँ। जाफेन कहता है कि अभी रुको, अंदर मत जाओ, अगर तुम जीना नहीं चाहते हो तो। ये सुनकर कैप्टन रुक जाते हैं। तभी पीछे से उन्हें मास्टर फेंग की आवाज आती है और वो उन दोनों के पास आते हैं। उनके हाथ में टूटी छड़ी होती है और वह बहुत ज्यादा थक गए होते हैं। जाफेन मास्टर फेंग से कहता है कि मास्टर फेंग, आप इतने घायल कैसे हुए हैं? जैसे लग रहा है कि कोई कुत्ता मिट्टी में लौट कर आया हो। मास्टर फेंग गुस्सा करते हुए कहते हैं कि जाफेन, अगर तुमने मेरा साथ दिया होता तो मेरी ये हालत ना होती। तुम्हारी वजह से ही मैं इस हालत में हूँ, इसी वजह से तुम तो चुप ही रहो। मैं तुम्हारे साथ अपना स्कोर का बराबर करूंगा, एक बार मैं यहाँ से निकल जाऊँ। कैप्टन कहते हैं कि मास्टर फेंग, अपनी सेफ्टी के लिए मैं तो यही कहूंगा कि आप जाफेन की ही फॉलो करें, ताकि आपको कोई और खतरा ना हो, क्योंकि ये टेम्पल बहुत अजीब दिख रहा है और आप पहले से ही एक्सीडेंट के कारण घायल हो गए हैं। ये सुनकर मास्टर फेंग गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट हूँ, मैं दोबारा उसी जाल में नहीं फंसने वाला। तुम लोग मेरे सामने से हट जाओ, मुझे जाने दो। और वो उन दोनों को छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वो आगे बढ़कर ओल्ड मैन से कहते हैं कि मुझे अंदर जाने दीजिए, मुझे कुछ लोगों को बचाना है। वो ओल्ड मैन मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, चलो तुम अंदर आ जाओ, वो लोग अंदर हैं। मास्टर फेंग पीछे मुड़ते हुए ली जाओ फेंग से कहते हैं कि वो मैं होऊंगा जो उन सब लोगों को सेव करेगा। तभी जमीन से एक नुकीली लकड़ी आकर मास्टर फेंग के सीने में घुस जाती है और मास्टर फेंग घायल हो जाते हैं और बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम ओल्ड मैन, तुमने मेरे साथ क्या किया? वो ओल्ड मैन अपने झाड़ू को उठाकर उसे बड़ा करता है और मास्टर फेंग को ऑब्जॉर्व कर लेता और कहता है कि ये काफी डिलीशियस ह्यूमन ब्लड था। ये देखकर जाओ फेंग कहता है कि मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे लिए इससे आसान कल्टीवेशन करना होगा, मैं तुम्हें जीने दूंगा अगर तुम अंदर के लोगों को जाने दोगे। ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है और जाओ फेंग के हमला करने के लिए पीछे पेड़ की लकड़ियों को नुकर के भेजता है और कहता है, यू एरोगेंट बास्टर्ड, तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जीने का चांस दोगे? तुम्हें सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है कि मैं कितना ताकतवर हूँ? वो हमला जाओफेन की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जाओफेन एक चुटकी बजाकर उस पेड़ को दो भागों में तोड़ देता। ओल्ड मैन कहता है कि तुम्हारे पास कुछ स्किल तो है, पर इसके बाद भी तुम मुझसे बच नहीं सकते, और कूदकर जाओफेन पर अपने झाड़ू के साथ हमला करने की कोशिश करते हैं और जमीन से स्पाइक्स निकलकर जाओफेन की ओर बढ़ती हैं। जाओफेन देखकर कहता है कि ये बहुत पुरानी ट्रिक है और आगे बढ़कर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला करता है, जिससे सारी स्पाइक्स टूट जाती हैं और इधर उधर बिखर जाती हैं। ये देखकर ओल्ड मैन भी शॉक हो जाता है। जाओफेन आगे की ओर बढ़ते हुए अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर रहा होता है और ओल्ड मैन के पास पहुंच जाता है। ओल्ड मैन उसे देख रहा होता है, तब तक जाओफेन ओल्ड मैन से आगे निकल जाता है। ये देखकर ओल्ड मैन गुस्सा हो जाता है और अपने दांत पीसते हुए अपनी छड़ी को जमीन पे मारता है और अपने ब्लड एसेंस को यूज कर अपने झाड़ू पर डालता है और कहता है कि सैक्रिफाइस वेपन, डिस्ट्रॉय दिस एरोगेंट किड। इसी के साथ वो झाड़ू पूरा ओल्ड मैन को निगल जाता है और उसकी पूरी एसेंस को ऑब्जॉर्व करके एक डिमोनिक ट्री के रूप में बदल जाता है और कहता है कि बच्चे, तुमने देखा मेरा ओरिजिनल पावर, अब तुम मुझसे घुटने पे बैठकर भीख मांगो, तभी मैं तुम्हें छोड़ूंगा और मेरे साथ रहकर इस टेम्पल को संभालो, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तुम्हारी भी मौत उसी तरह होगी जिस तरह उस आदमी की हुई है। जाफन कहता है कि तुम्हारे जैसे चींटियों को मारने के लिए मुझे तो कोई वेपन की भी जरूरत नहीं, देखो मैं तुम्हें कैसे मारता हूँ। हाथ ऊपर करके कहता है कि मेरी स्वॉर्ड मेरे पास आओ। तभी स्पेस को फाड़ते हुए दो हाथ दिखाई देते हैं और उस स्पेस में से जाफेन की स्वॉर्ड बाहर आ जाती है उसके हाथ में। वह स्वॉर्ड को हाथ में लिए हवा में चलते हुए पेड़ की तरफ आगे बढ़ता है। ये देखकर वो पेड़ वाला मॉन्स्टर भी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। जाओफेन अपने स्वॉर्ड को ऊपर उठाकर एक हमला करता है, जिस हमले से पेड़ पूरा आधा कट जाता है और वहीं खत्म हो जाता है। जाओफेन नीचे उतरता है और अपनी स्वॉर्ड को वापस गायब कर देता है और आगे की तरफ बढ़ता है। तभी कैप्टन कहता है कि अंदर खतरा होगा, मेरे लिए रुकिए। जाओफेन आगे की तरफ बढ़ता है और अंदर चला जाता है। अंदर वह देखता है कि वह एक बाजार में पहुंचा है, जहाँ काफी ज्यादा चहल पहल होती है और लोग सामान बेच रहे होते हैं। वह इधर उधर देख रहा होता है, तभी उसे एक लड़की दिखाई जो भाग रही होती है और बोल रही होती है कि मुझे कोई बचाओ। उसके पीछे 3-4 गुंडे पड़े होते हैं। वो जाओफेन की तरफ भागती हुई आ रही होती है, आकर उसके पीछे छिप जाती है और कहती है कि मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मुझे इन सबसे बचा लीजिए। बाकी सभी आकर जाओफेन के सामने खड़े हो और कहते हैं कि बास्टर्ड, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। जाओफेन उस लड़की से कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस दे रहा हूँ, यहाँ से चली जाओ। ये सुनकर वो लड़की हंसने लगती है और मॉन्स्टर में बदल जाती है और जाओफेन पे हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जाओफेन अपनी तलवार को समन करता है और उस लड़की पर चलाकर उसके गर्दन को 2 भागों में कर देता है। ये देखकर वो सब घबरा जाते हैं। एक बंदा सीटी बजाते हुए जोर से बुलाता है। तभी वहाँ खड़े सभी लोग ये देखकर जाओफेन की तरफ बढ़ते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। ये देखकर जाओफेन कहता है कि ग्रुप ऑफ डिमन स्पिरिट मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं, और वो अपनी तलवार को हाथ में लेते हुए लाइट की स्पीड से सब पर स्ट्राइक करते हुए आगे बढ़ जाता है। हमारा सीन शिफ्ट होता है टेम्पल के बैकयार्ड में, जहाँ जाले लगी होती हैं और चूहे घूम। तभी हमें जोड़ों में लपटे हुए कुछ दिखाई। वहाँ पे वही सोल्जर होते हैं जिनको ढूंढने के लिए जाओफेन आया होता है। वो सारे काटीली झाड़ियों में लपटे होते हैं। एक सोल्जर कैप्टन से कहता है कि कैप्टन,
मैं और बर्दाश्त नहीं कर, और वो अपनी जम तोड़ देता है। तभी बाकी भी बहुत ज्यादा शोर मचाने लगते हैं और कहते हैं कि कैप्टन प्लीज हम लोगों को बचा लीजिए, हम लोग मरना नहीं चाहते। कैप्टन कहते हैं कि तुम लोग हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी एक जड़ जाकर उनके गर्दन में धंस जाती है, जिससे कैप्टन को बहुत ज्यादा दर्द, और वो चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता था कि मेरे जैसा एक अच्छा आदमी ऐसे डिस्कस्टिंग चीजों के हाथों मारा जाएगा। मैं बैटलफील्ड में मरना ज्यादा पसंद करता। तभी एक और सोल्जर कहता है कि ये कितने दुख की बात है कि हम लोग स्पिरिट लिक्विड जो हम लोगों ने पाया था उसे ले भी नहीं, हम लोग गिव अप नहीं कर सकते। वो बाकी लोगों से कहता है कि भाइयों तुम्हें याद है कि हमारे स्पेशल फोर्स का स्लोगन क्या, नेवर गिव अप, हम लोग कभी भी हार नहीं मानते। ये सुनकर बाकी सब बहुत ज्यादा जोर लगाने लगते हैं खुद को छुड़ाने। कैप्टन कहता है कि मेरे भाइयों ऐसा मत करो, इस तरह तुम लोग बहुत जल्दी ही मर जाओगे। स्कॉर्पियन तुम इन सबको रोको वरना ये मर जाएंगे। वो कहता है कि कैप्टन मैं आपके लिए अपना जान भी दे सकता हूँ। वाइस कैप्टन आप हम लोगों को कुछ नहीं कहिए, हम ब्रदर्स ने अपना माइंड बना लिया है, या तो हम वापस जाएंगे या तो यहीं पर हम लोग मरेंगे। हम लोग मेजेस्टिक कुनन माउंटेन के बैकबोन है जो हेवन और शटर कर सकता है। वह चिल्लाकर बाकी से कहता है कि अपना ब्लड सेक्रीफाइस करो, अपने ओरिजिनल एसेंस को सेक्रीफाइस करो और उसे वाइस कैप्टन की तरफ कंसंट्रेट करो, और वह खुद के ब्लड को सेक्रीफाइस कर दे। ये देखकर बाकी भी अपने जवान को काटकर ब्लड को सेक्रीफाइस करते हैं। ये देखकर कैप्टन बहुत ज्यादा रोते हुए कहते हैं कि ऐसा मत करो, बिल्कुल तुम लोग ऐसा मत करो। वो कहता है कि कैप्टन तुम हम लोगों में से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो, तुम्हारा चांस है कि तुम यहाँ से बाहर निकल सकते हो। यहाँ से निकल जाने के बाद तुम जाना और कैप्टन और बाकी सभी लोगों को ढूंढना। बाकी सब कैंगनन के मेंबर माउंट सूक के पास हैं, वहाँ पे तुमको मिल जाएंगे। यकीन करो शायद तुम वहाँ लेट न हो। ये कहकर वो सारे अपने ब्लड सेक्रीफाइस करने लगते हैं और अपनी एनर्जी को कैप्टन के पास ट्रांसफर करने लगते हैं और कहते हैं कि वाइस कैप्टन हेजिटेट मत करो, हमारी एनर्जी लो, हमारी एनर्जी लो और बाहर जाओ और कैप्टन और बाकी सभी को बचाओ। कैप्टन रोते हुए कहते हैं कि मैं दोबारा तुम लोग के साथ अगले जन्म में ब्रदर्स की तरह रहना चाहूंगा। ये कहकर वो उन सबकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगते हैं। इसके साथ ही उन सभी की मौत हो जाती है और कैप्टन वाइस कैप्टन के पास बहुत ज्यादा पावर आ जाती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज वो उस कांटेदार जड़ को तोड़ देते हैं और बाहर निकल जाते हैं। तभी जमीन से कांटे निकलकर उन्हें चारों ओर से घेर लेती हैं। वो अब अपनी पावर का यूज करते हुए उन कांटों से लड़ने लगते हैं, एक एक कर उन कांटों को तोड़ते हुए आगे बढ़। तभी और कांटे उन पर हमला करने लगती हैं और फिर से उन्हें पकड़कर चारों तरफ से बांध लेती हैं और जमीन में धंसाने लगती हैं। ये देखकर कैप्टन गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी जिंदगी बेकार है, मैं कभी शांति से नहीं रह सकता। मेरे ब्रदर्स ने मेरे लिए सेक्रीफाइस कर दिया, फिर भी मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, मैं कैसे जीऊं। और बहुत गुस्से में रो रहे होते हैं। तभी एक स्वॉर्ड स्लेश आती है और उनके सारे कांटेदार बेल कट जाते हैं। ये देखकर वो सोचते हैं कि क्या मैं आजाद हो गया। तभी आगे से जाओफेन चलकर आ रहा होता है, दिखाई देता है। ये देखकर कैप्टन कहते हैं कि छोटे भाई जल्दी यहाँ से भागो और मेरी मदद करो किंगडम ब्रिज फोर्स को बताने में कि मेरे साथी माउंट सूक की गहराइयों में फंसे हुए हैं, हमें उन्हें बचाना होगा। मैं तुम्हें पीछे से कवर करता हूँ और हम दोनों यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। तभी जाओफेन आगे की तरफ बढ़ जाता है और कहता है कि मेरे रहते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है और यहाँ से जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनकर वाइस कैप्टन पीछे मुड़ते हुए कहते हैं कि तुम इतने एरोगेंट क्यों बन रहे हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि इस जगह पे कितना ज्यादा खतरा है। जल्दी चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें बचा लूंगा, अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी तुम्हें बचा लूंगा, चलो मेरे साथ। कैप्टन की बात को इग्नोर करते हुए जाओफेन उन झाड़ियों के पास पहुंचता है और बाकी सोल्जर को देखते हुए कहता है कि मैं यहाँ आया हूँ तुम सभी को बचाने के लिए, जब तक मैं यहाँ हूँ मेरे रहते तुम्हें कोई नहीं मार सकता। ये सुनकर कैप्टन गुस्सा होते हुए कहते हैं कि कितनी रिडिकुलस बात कर रहे हो तुम एक अकेले इंसान हो, तुम हम सभी को कैसे बचा सकते हो, बकवास करना बंद करो और चलो, जब तक हम लोग जिंदा है तब तक यहाँ से हम लोग भाग जाते हैं। तभी अचानक से जमीन पर क्रैक होने लगता है और जमीन टूटने लगती है। ये देखकर कैप्टन कहते हैं कि जल्दी से यहाँ से भागो, कुछ तो आ रहा है। तभी जाओफेन के सामने की जमीन अंदर धंस जाती है और उसके अंदर से कटीली झाड़ियां निकलकर जाओफेन पर हमला करने के लिए उसके सामने की तरफ आती हैं। ये देखकर वाइस कैप्टन कहता है कि ये खत्म हो गया, हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए, लगता है कि हम यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। तभी नुकीले कांटे जाओफेन के सामने बढ़ते हैं। ये देखकर जाओफेन कहता है कि तुम सब लोग डिस्ट्रॉय हो जाओ। ये कहते हुए वह अपनी चारों तरफ स्पिरिचुअल एनर्जी का गोला बना लेता है, जिससे टकराने के बाद वह सभी कटीली झाड़ियां टुकड़े टुकड़े हो जाती हैं और वहीं पर गिर जाती हैं। तभी पीछे से एक बहुत जोर की आवाज आती है, जो कौन है जो मुझे परेशान कर रहा है, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ पीछे का सीन दिखाया जाता है जहां जमीन टूटी हुई होती। इस आवाज को सुनकर जाओफेन और वाइस कैप्टन दोनों ही शॉक हो जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं। तभी जमीन कांपने लगती है, जिससे वाइस कैप्टन गिरते गिरते बचते हैं और कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी उन्हें दिखाई देता है कि कुछ आ रहा है। तभी वह जाओफेन से कहते हैं कि जल्दी यहाँ से निकलो, जल्दी से जल्दी। ये देखकर भी जाओफेन वहीं पर खड़ा रहता है और कुछ नहीं कहता। तभी वहाँ की जमीन फट जाती है और जमीन के अंदर से एक हाथ निकलता है जो लकड़ी का बना होता
होता है और वो काफी बड़ा हाथ होता है। वो हाथ जमीन पर कस के मारता है और ये देखकर वाइस कैप्टन और जाफन पीछे की तरफ हटते हैं। जाफन और मास्टर देख रहे होते हैं ये क्या है। तभी बहुत जोर की आवाज होती है और एक लकड़ी का मॉन्स्टर बहुत तेज चिल्लाते हुए बाहर निकलता है, जो साइज में बहुत ज्यादा ही बड़ा होता है, जिसे देखकर मास्टर तो घबरा रहे होते हैं। वो लकड़ी का मॉन्स्टर कहता है कि कितने साल बीत गए हैं मुझे तो पता ही नहीं, तक किसी ने भी मुझे प्रोवोक नहीं किया जैसे तुम लोगों ने किया है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये सुनकर जाफन कहता है कि तुम एक ट्री की स्पिरिट हो और कुछ नहीं। इस जगह पर बहुत सारे लोगों को ट्रैप करके रखा है, लगता है कि तुम उनकी जान नहीं लेना चाहते हो, तुम उनको किडनैप करके स्पिरिचुअल एनर्जी लेना चाहते हो, तुम्हें दूसरे लोगों की जिंदगी की कोई परवाह नहीं है। अगर तुम मेरे सामने घुटने टेक कर मर्सी के लिए भीख मांगते हो तो मैं तुम्हारे कुत्ते जैसी लाइफ को जिंदा छोड़ दूंगा, वरना तुम मेरे हाथ से मरोगे। मैं बिना किसी मर्सी के तुम्हें मार मार डालूंगा। ये ट्री की स्पिरिट पहले वाले स्पिरिट से ज्यादा ताकतवर है। जो ओल्ड मैन था उसने जो स्पिरिट बनाई थी राउस टेम्पल के गेट, इस तरह की स्पिरिट जो है वो लोग सन और मून की एसेंस को एब्जॉर्ब करते हैं और स्पिरिचुअल विजडम के रूप में जन्म लेते हैं। टाइम पास होते ही इनकी कल्टीवेशन बढ़ती जाती है और लगातार बढ़ती जाती है, जिसके कारण इस जगह पे बहुत सारे स्पिरिट मॉनसू की गहराई में पाए जाते हैं। जाफन की बातों को सुनकर वो स्पिरिट बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। इसके बाद भी जाफन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जाफन की तरफ देखते हुए कहता है कि तुम बच्चे, तुम पूरे ऑरा से भरे हुए हो, तुम्हारा पक्का ही बहुत ज्यादा वंडरफुल होगा। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं तुम्हारे जैसे इतने अच्छे स्वादिष्ट खाने को खाऊंगा। ये कहकर वह अपने हाथों से बेलों को निकालता है और जाफिन की तरफ भेज देता है। बेले जाकर जाफिन को चारों तरफ से लपेटने लगती हैं और उन्हें लपेटकर एक ककून के रूप में बंध जाती हैं। ये देखकर वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ से भाग चलते हैं, अगर तुम जिंदा ही नहीं बचोगे तो क्या मतलब है यहाँ रुकने का। ये सुनकर वह ट्री हंसने लगता है और कहता है कि मैं इस बच्चे को एब्जॉर्ब करने के बाद मैं अपने कल्टीवेशन को और भी ज्यादा बढ़ा लूंगा। अभी उस ककून से बहुत तेज आवाज आती है और एक स्ट्राइक के साथ जाफिन पूरे ककून को तोड़कर बाहर आ जाता है। ये देखकर वह ट्री स्पिरिट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि ये क्या हो रहा है। तभी जाफिन ट्री स्पिरिट की तरफ बढ़ता है और कहता है कि स्वॉर्ड ऑफ द स्पिरिट, मेरी मदद करो इसे मारने में। अभी वह अपने स्वॉर्ड को हमन कर लेता है और ट्री स्पिरिट की तरफ भेजता है। वह ट्री स्पिरिट स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करता है पर जाफिन से ज्यादा ताकतवर होता है और वो उसकी तलवार को नहीं रोक पा रहा होता। बहुत जोर लगाने पर भी उसके हाथ पड़ जाते हैं, तलवार उसकी तरफ बढ़ती है। वह चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे नहीं मार सकते। तभी जाफिन की तलवार के सामने पहुंचती है और वहीं वह रुक जाता है और कहता है कि ट्री स्पिरिट बहुत घबरा जाता है और कहता है कि रुको रुको रुको, अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें एक सीक्रेट चीज बताऊंगा, तुम मुझे जिंदा छोड़ दो, ये सीक्रेट तुम्हारा हो जाएगा। जाफिन अपनी एनर्जी को उंगलियों में कंसंट्रेट करते हुए कहता है कि तुम्हें लगता है कि तुम इस स्थिति में हो कि तुम मुझसे नेगोशिएशन कर सको। वह ट्री स्पिरिट घबरा जाता है और घुटनों पे बैठते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बता दूंगा, प्लीज मुझे जिंदा छोड़ दो। मॉनसू की गहराइयों में बहुत ज्यादा खजाना पड़ा हुआ है, मैं तुम्हें वहां ले जा सकता, अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम उस खजाने को नहीं पा पाओगे। ये सुनकर जाफिन कहता है कि ऐसी बात है क्या, तुम मुझे क्या बेवकूफ समझ रहे हो, मैं उस खजाने को खुद ही ले सकता हूँ। और ये कहकर वह अपनी तलवार को यूज करता है और ट्री स्पिरिट को बीच से काट देता है। ये देखकर वाइस कैप्टन बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं और मन में सोचते हैं कि क्या ये सही में ऐसा हो रहा है, कोई व्यक्ति कैसे इस ट्री स्पिरिट को मार दे सकता है। जाफिन ने ट्री स्पिरिट को दो भागों में काट दिया होता है और वह पीछे की तरफ मुड़ जाता है। वाइस कैप्टन घबराए हुए सोचते हैं कि मैं सही में कोई ड्रीम तो नहीं देख रहा हूँ, ये ट्री स्पिरिट जिसने हम सभी को ट्रैप किया था और कितने सारे लोगों को मार दिया था वह ऐसे मर गया। ये कहते हुए वह जाफिन से कहते हैं कि बड़े भाई, मैं मेरी जान बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुनकर जाफिन कहता है कि तुम बाकी सबकी मदद करो, इन ट्रैप से निकलने में मैं तुम सभी को यहाँ से निकालने में मदद करूंगा। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहते हैं कि छोटे भाई, हमारे कैप्टन भी अंदर माउंट में ट्रैप हैं, हम उन्हें छोड़कर यहाँ से नहीं जा सकते, तुम उन्हें भी बचा लो। ये सुनकर जाफिन कहता है कि इस जगह का नाम शुशान नहीं है, दिस इज माउशन माउंटेन। ये सुनकर बाकी सभी कहते हैं कि क्या ये शुशान नहीं है, ये माउसन माउंटेन है। जाफिन कहता है कि मैं इसके बारे में नहीं जानता कि तुम लोग यहाँ कैसे पहुंचे, और अगर तुम लोग ठीक हो तो यहाँ पे जितने भी लोग मिसिंग हुए हैं मैं शुशान की तरफ तुम लोगों को भेज दूंगा, तुम लोग सेफली वहाँ से पहुंच जाओगे। ये बात सुनकर वाइस कैप्टन कहते हैं कि लिटिल ब्रदर, हम तुम्हारे साथ पक्का जाएंगे। जाफिन कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हो, तुम लोग रेस्ट करो, मैं शुशान की ट्रिप के लिए किसी और को ढूंढ लूंगा। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहते हैं कि छोटे भाई, तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा ही काम है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ। पीछे से टोपी वाला सोल्जर कहता है कि इनका नाम ली जाफिन है और ये हमारे फ्यूचर के इंस्ट्रक्टर हैं। ये सुनकर वाइस कैप्टन कहते हैं कि आप हमारे इंस्ट्रक्टर हैं मिस्टर ली। ये कहते हुए वो बहुत जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं कि देन द कैप्टन एंड बाकी सब पक्का ही बच जाएंगे, हम लोग भी हार नहीं मानेंगे, हम भी वापस चियून जाएंगे और वहाँ पे जाकर रिक्रूट होंगे और आपका इंतजार करेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, मैं मिस जांग को दिखाया जाता है जो कहती है कि मिस चू, तुमने अपना बालों को क्यों काट लिया है। चू कहती है कि लंबे बालों में कल्टीवेशन करना बहुत
बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा था, इसलिए मैंने अपने बालों को काट लिया। वह कहती है कि जांग, तुमने मुझे जावलिन में क्यों बुलाया? नहीं तो मुझे ऑकवर्ड फील हो रहा है, कोई और बात तो नहीं है? जांग कहती है कि नहीं, कोई बात नहीं है, सब ठीक है। तभी उन्हें ऊपर हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ दिखाई देता है। ये देखकर वह सभी लोगों को बुलाती है। हेलीकॉप्टर के सामने जाओफेन के साथ के सभी लोग खड़े होते हैं। तभी एक आदमी हेलीकॉप्टर से निकलकर आगे आता है और जाओफेन से कहता है कि इस मिशन के लिए आप लोग इस प्लेन को लेकर डायरेक्ट ही सुसान में पहुंच जाएंगे। इस प्लेन में सारे इक्विपमेंट और सारे सप्लाईज हैं जो आपके काम आएंगे। ये सुनकर जाओफेन कहता है कि सब ठीक है। सुरोंग, तुम्हें मेरे पिछले रिक्वेस्ट तो याद ही होगी। वह रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि मिस्टर ली, प्लीज हमें बताइए। जाओफेन कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और इंपीरियल मुरोंग फैमिली और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन को पता करो। ये सुनकर वह सोचता है कि क्या इंपीरियल मुरोंग फैमिली? जाओफेन कहता है कि उनकी पूरी इन्फॉर्मेशन को तुम मुझको रिपोर्ट करोगे, ठीक है? जब मैं मुसुशान से तो मैं इंपीरियल फैमिली की तरफ जाऊंगा। जाफन कहता है कि तुम समझ गए या नहीं? वो कहता है कि अगर मिस्टर ली ने ऑर्डर दिया है तो मैं इसे डेफिनेटली ही कंप्लीट करूंगा, चाहे कुछ भी हो। मैं इंपीरियल मुरोंग फैमिली के बारे में पता लगाकर आपको तुरंत ही इन्फॉर्म करूंगा। सुरोंग, मुझे थेफ्ट सीरम के बारे में भी कुछ आइडिया है, तुम्हें ये बात जरूर सुननी चाहिए। जब मैंने सोंग फैमिली और सोंग टिनहाउ को इन्वेस्टिगेट किया था तो मैंने देखा कुछ समय पहले ही मैं एक सस्पिशियस सीरम इंजेक्ट बायो सोल्जर से मिला था। तुम जाकर इसका भी इन्वेस्टिगेशन करो। ये सुनकर वह कहता है कि थैंक यू मिस्टर ली मुझे ये सलाह देने के लिए। तभी सीन दिखाया जाता है कि वो सभी लोग हेलीकॉप्टर में बैठ गए होते हैं और हेलीकॉप्टर वहां से टेक ऑफ कर दिया होता है। वो आदमी और वो ओल्ड मैन दोनों उन्हें गुड बाय कह रहे होते हैं और हेलीकॉप्टर अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाता है और वो सोचते हैं कि चलो आखिरकार वो चले गए। तभी ओल्ड मैन मिस्टर रोंग से कहता है कि तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं, मिस्टर ली कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वो एक गॉड की तरह है। कल ही मैंने सुना था कि जाओलियान ने मुझसे कहा मिस्टर ली वह अकेले इंसान है जिन्होंने चुजाओ पीपल्स की जिंदगी को बचाया है और उन्होंने अकेले ही एविल के साथ डील किया था और उसे खत्म कर दिया। अगर वह यहाँ पे है तो वो डेफिनेटली ही जाओ फेंग एंड अदर को बचा लेंगे और उन्हें का ही सेव करेंगे, तुम घबराओ मत। ये सुनकर वो कहता है क्या जाओ की वह इतनी खतरनाक इंसिडेंट जो हुई थी उसे मिस्टर ली ने सॉल्व किया था? मिस्टर ली ने भले ही इस मैटर को सॉल्व कर दिया और जहाँ जा रहे हैं वो होता है सॉल्व करने में थोड़ी दिक्कत आ जाए, क्योंकि मोरोंग फैमिली जो है वो टॉप रैंक की फैमिली है इंपीरियल कैपिटल में और उनका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है डायरेक्टली चाइना की बाकी सभी मेजर फैमिलीज में। उसके अलावा भी इंपीरियल कैपिटल जो है हमारे लिए डील करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। मैं यही चाहूंगा कि मिस्टर ली का अच्छा इंटेंशन हो उन सभी के, न कि कोई ग्रज हो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। मैं उनके साथ इस जॉब के लिए उन्होंने मुझ पर भरोसा किया है, मैं इस जॉब को पक्का करके दिखाऊंगा। सीन शिफ्ट होता है, हमें हेलीकॉप्टर में दिखाया जाता है कि लिटिल डीमन बिस्किट खा रही होती है, बच्चा सो रहा होता है और जंग हेलीकॉप्टर में बैठी होती है। जाफन और चुम भी दोनों हेलीकॉप्टर में बैठे होते हैं। तभी एक सोल्जर आकर कहता है इंस्ट्रक्टर ली हम लोग सुशान में पहुंच गए हैं, आगे एक लैंडिंग साइट है जहाँ पर हम लोग प्लेन को उतारेंगे, आप सभी लोग तैयार हो जाइए निकलने के लिए। तभी जाफन खड़ा होता है और अपनी यूपल का यूज करते हुए अपनी आंखों से देखता है कि आगे की तरफ जो वैली होती है उसमें एक जगह दिखाई देती है खाली सी। देखकर वह शौक हो जाता है और कहता है क्या यहाँ एक खाली जगह? तभी सोल्जर कहता है कि इंस्ट्रक्टर ली क्या कुछ गलत हो गया है? जाफन कहता है कि नहीं, एक काम करो तुम लोग साउथ की तरफ हेलीकॉप्टर को लेकर चलो, वहाँ पे कुछ तो है मुझे देखना है। सोल्जर कहता है कि यस सर। जाफन सोचता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि माउंट सू में एक बहुत बड़ी बाउंड्री है जो लगातार फैल रही है। मुझे लगता है कि सुसान जगह पे पहुंचना हमारे लिए रेस्क्यू करने से कुछ ज्यादा ही हो गया है, कुछ न कुछ तो यहाँ दिक्कत है। तभी हेलीकॉप्टर साउथ की तरफ बढ़ जाता है और वहाँ पहुंच जाते हैं जहाँ जाफे ने देखा था। ये देखकर एक सोल्जर कहता है कि ये क्या हो रहा है, ये जगह तो बिल्कुल अलग है, जब हम पिछली बार आए थे तो ऐसी जगह तो नहीं थी, ये कैसे हो गया? ये सुनकर जाफन कहता है कि तुम घबराओ नहीं, हम लोग यहीं से ही नीचे उतर जाएंगे। वो लोग हेलीकॉप्टर के पीछे की जगह को खोलते हैं, जाफन आगे बढ़ता है और नीचे की तरफ देखता है। तभी सोल्जर आकर कहता है इंस्ट्रक्टर ली आप क्रेजी काम क्यों कर रहे हैं, इसके नीचे बहुत ज्यादा ही घनी पेड़ पौधे और एक फॉरेस्ट है, हेलीकॉप्टर यहाँ पे नहीं रुक सकता एंड आप लोग यहाँ से जंप नहीं कर सकते, कुछ भी हो सकता है, आप लोग नीचे कैसे जाएंगे? जाफन कहता है कि हम लोग यहाँ से कूद जाएंगे। ये सुनकर सोल्जर घबराते हुए कहता है कि अगर आप लोग इतनी ऊंचाई से कूदेंगे तो आप लोग पक्का ही मर जाएंगे। और मन में सोचता है कि इंस्ट्रक्टर ली के मन में क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, पता नहीं इनके जैसे आदमी को इंस्ट्रक्टर के रूप में क्यों चूज किया गया। ये यहाँ पे उन सभी को रेस्क्यू करने के लिए आए हैं और इस तरह तो ये खुद ही खो जाएंगे और हम लोग को इन्हें ढूंढना पड़ जाएगा। तभी जाफन हेलीकॉप्टर से जंप लगा देता है और वह हवा में नीचे गिरने लगता है। ये देखकर लिटिल डीमन भी कहती है कि ये तो बस एक छोटी सी हाइट है, तुम जैसे लोग लगता है तुम लोगों ने दुनिया नहीं देखी है। ये कहते हुए वह अपने बैग से स्नैक्स को निकालती है, वह भी जाफन की तरफ हेलीकॉप्टर से कूद जाती है। ये देखकर सोल्जर बहुत ज्यादा शौक हो जाता है। तभी मिस चू भी नीचे देख रही होती है, पीछे से जैंग आती है और कहती है कि जावलिंग तुम मेरे साथ जंप करोगी। ये कहकर उसका हाथ पकड़ती है और छोटे लड़के का हाथ पकड़कर उन दोनों को लेकर नीचे की तरफ कूद जाती है। सभी लोग हवा में नीचे गिर रहे होते हैं। ये देखकर सोल्जर कहता है
है कि कैसे पागल लोग हैं, सब के सब बिना पैर के ही ऐसे ही कूद गए। मुझे लगा था कि केवल बड़े हैं, पर पता नहीं ये सब लोग इस लेवल पे हैं, बिना कुछ किए ही कूद गए हैं। तभी हमें हवा में सीन दिखाया जाता है। जाफन और लिटिल डीमन और बाकी दोनों लड़कियां भी अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करते हुए आराम से जमीन पर उतरते हैं और फिर वो सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। तभी जाफन को कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी महसूस होती है। वो मन में सोचता है कि यहाँ की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा हाई है। ये कंसंट्रेशन जो है वो लो लेवल इमोर्टल रिन के बराबर है, या तो उससे भी ज्यादा गहरा हो सकता है। वह अपनी सुप्रीम आंखों का यूज करते हुए आगे की तरफ रोड पर देखता है, जिससे वह देख सके कि रोड कहाँ है। तभी उसकी आंखों से लाइट निकलकर आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। वह सभी से कहता है कि तुम सभी लोग मुझको फॉलो करो, और वह आगे की तरफ चला जाता है। बाकी सब भी उसे फॉलो करते हुए उसके पीछे चलते हैं। तभी एक जगह जाकर जाफेन रुकता है। उसके सामने एक बैरियर लगा रहता है, जिसे देखकर जाफेन उस बैरियर को छूते हुए मन में सोचता है कि ये बाउंड्री के किनारे पर हम पहुंच गए हैं। पता नहीं केंगलंग स्पेशल फोर्स के मेंबर इस जगह पे गिरे हुए हैं। यहाँ से तो बाउंड्री खत्म हो रही है और हम इसके आगे लगता है जे सर्च नहीं कर पाएंगे। जब हमने रिपोर्ट देखा था तब तो हमें नहीं लगा था कि ये बाउंड्री यहाँ तक आ जाएगी। कुछ समय पहले ही ये बाउंड्री यहाँ नहीं थी, लगता है कि ये धीरे धीरे एक्सपेंड हो रही है। ये सोचते हुए वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है और मन में कहता है कि चलो इस बाउंड्री को ब्रेक करके देखते हैं। तभी पीछे से तलवार के साथ उन पर हमला हो जाता है और वह हमला मिस चू की तरफ बढ़ता है। वह पीछे देखती है, तब तक वह तलवार को जाफेन अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये देखकर वह घबरा जाती है। जाफेन कहता है कि कौन हो, जल्दी से बाहर आओ, किसने हम लोगों पे हमला किया। ये देखकर दो लोग बाहर निकलते हैं जो किसी मार्शल स्कूल के लग रहे होते हैं। उनमें से एक ऑरेंज बालों वाला लड़का कहता है कि तुम डीमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मानसू पर यहाँ इंटरफेयर करने, तुम सभी यहाँ क्या कर रहे हो। ये सुनकर जाफेन कहता है कि क्या मानसू। ये कहकर वह उनकी तरफ आगे बढ़ता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ पूछना है, बस थोड़ा ही समय लगेगा। क्या तुम सभी लोग मानसू स्कूल के हो? तुम लोग इस बाउंड्री के बारे में कितना जानते हो, मुझे बताओ। ये सुनकर दूसरा लड़का गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम मॉडल, तुम इतने क्वालिफाई नहीं हो कि तुम मुझसे क्वेश्चन पूछ सको। सबसे पहले तुम मेरी स्वॉर्ड को मुझे वापस करो। ये सुनकर जाफन कहता है कि आओ, अगर तुम अपनी स्वॉर्ड को मुझसे वापस ले सकते हो तो लेकर दिखाओ, मैं तुम्हें वापस नहीं देने वाला। अगर तुम्हें वापस चाहिए तो तुम्हें मेरे सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। ये सुनकर वह लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम एरोगेंट बास्टर्ड, तुम्हें अपनी जान नहीं प्यारी क्या, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर वह अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को दोनों हाथों में कंसंट्रेट करते हुए कहता है कि मेरी स्वॉर्ड मेरी तरफ वापस आओ। इस तरह कर वह बहुत ज्यादा जोर लगा रहा होता है और पीछे से स्वॉर्ड भी बहुत ज्यादा वाइब्रेट होने लगती है। वह अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाता है और स्वॉर्ड को बुलाने की कोशिश करता है। जाफन मन में सोचता है ये दोनों भी रिफाइनिंग के लेवल पे हैं, जल्दी ही ये लोग पीक पर पहुंच जाएंगे। क्या ये वही सुसान स्कूल स्वॉर्ड स्कूल के लोग हैं जिन्हें मैं ढूंढ रहा था? और ये यहाँ पे यूज बाउंड्री क्या कर रही है जो सुसान स्कूल के चारों तरफ है? मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई ना कोई कल्टीवेशन हो रहा होगा, या तो यहाँ माउंट सू पे कोई ना कोई कल्टीवेशन होंगे जिनकी स्ट्रेंथ इन लोगों से ज्यादा हो सकता है इनसे बहुत ज्यादा हो। वह लड़का अपनी उंगलियों में ताकत भरकर बहुत ज्यादा ताकत का इस्तेमाल करते हुए चिल्लाकर कह रहा है कि मेरी स्वॉर्ड मेरी तरफ वापस आओ। तभी दिखाया जाता है कि जाफेन उस स्वॉर्ड को बहुत जोर से पकड़ा रहता है और कहता है कि क्या हुआ, तुम अपनी पूरी पावर के साथ भी इस स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुला नहीं पा रहे हो? क्यों नहीं तुम हार मान जाते और मेरे का सवालों का जवाब देते हो? ये सुनकर वह लड़का बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है और कहता है कि ब्रदर मेरी हेल्प करो इस बच्चे को मारने में। ये सुनकर ऑरेंज बालों वाला सोता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आफ्टर ऑल हम दोनों एक ही सेक्टर के डिसाइपल हैं। वो अपनी उंगलियों में स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करता है, जिसके द्वारा वह अपनी तलवार का समन करता है, जिससे बहुत सारी तलवारें बन जाती है और वह उन्हें जाफेन की तरफ भेज देता है। सारी तलवार जाफेन की तरफ जा रही होती है, तभी जाफेन उस तलवार को अपनी उंगलियों से पकड़ लेता है। इसी के और कहता है कि ये तुम्हारा सबसे खतरनाक मूव था, तुम लोग बिना कुछ कहे ही हम पे हमला करने की कोशिश कर रहे हो, लगता है कि तुम दोनों अच्छे इंसान नहीं हो। ये कहते हुए वो उस दोनों तलवारों को ही तोड़ देता है, जिसके कारण उन दोनों के मुंह से खून आने लगता है। दूसरा लड़का कहता है कि तुम्हारी हिम्मत गई हमारे मैजिक तलवारों को तोड़ने की। तभी ऑरेंज बार वाला लड़का कहता है कि तुम की रिफाइनिंग के कल्टीवेटर हो, तुम हम लोगों से ज्यादा ताकतवर हो, और पीछे हटने लगता है। ये बात को सुनकर जाफन कहता है कि ये तुम्हारा आखिरी चांस है, मेरे सवालों का जवाब दो। अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके आगे बढ़ता है और कहता है कि नहीं तो मरो। अपनी स्पिरिचुअल प्रेशर को उन दोनों के ऊपर डालता है, जिसके कारण वह दोनों घुटने पर आ जाते हैं और ये देखकर वह दोनों बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं। बैरियर से धुंध आने लगती है और जिसके कारण ये सभी लोग शॉक हो जाते हैं। तभी वो फॉग जावलिन और लिनू को अपनी तरफ खींच लेता है। जाफेन भी उन्हीं के पास खड़ा होता है। ये देखकर जंग चिल्लाकर कहती है कि जाफेन क्या तुम ठीक हो? तभी उन स्कूल के एक लड़का कहता है कि ब्रदर देखो, ये बैरियर एक्सपेंड होने वाला है, हमें जल्दी से जल्दी भागना होगा। तभी ऑरेंज बालों वाला लड़का अपने दोस्त को हाथ पकड़कर खींचता है और कहता है कि जल्दी से जल्दी यहाँ से चलो। जाफेन को दिखाया जाता है वह अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके जैंग और लिटिल लड़के के बगल में एक गोला बना देता है और उन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें इस जगह से बाहर भेज रहा हूँ। उसके बाद मैं ली टियांग और लिटिल डीमन को ढूंढने के लिए जाऊंगा।
ये सुनकर जैंग कहती है कि जाओफेन। तभी बैरियर को बढ़ने से पहले ही जाओफेन उन दोनों को उस धुंध से बाहर फेंक देता है और वो उस जगह पर खड़ा रहता है। तभी धुंध आकर उसे चारों तरफ से घेर लेती है। जैंग गोले के अंदर से जाओफेन का नाम चिल्लाती रहती है। तभी वहां से जाओफेन गायब हो जाता है। जब जाओफेन की आंखें खुलती हैं तो वह रेगिस्तान और पथरीले इलाके में होता है, जहाँ पे बहुत सारे पुराने तलवार और हथियार और बहुत सारे जंग के सामान रखे होते हैं। वो चारों तरफ देखकर कहता है कि ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ पे आ गया हूँ। वह अपनी सुप्रीम आइज का यूज करके देखने की कोशिश करता है, पर उसकी सुप्रीम आइज यहाँ पे काम नहीं आती। वो कहता है कि मैं यहाँ पे सुप्रीम आइज का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा हूँ। लगता है कि यहाँ तो कोई भी तो बहुत बड़ी पावर है या कुछ बैरियर है जो मेरी पावर को सप्रेस कर रहा है। और इस जगह पे जो टाइम चल रहा है वह भी बाहर के टाइम से अलग है। यहाँ का स्पेस भी थोड़ा बहुत हिला हुआ है। इसी के कारण मुझे लगता है कि जावलिन और लिंग्यू को ढूंढने में मुझे यहाँ पे बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। जाफन खड़ा होता है, तभी उसके पीछे बहुत तेज धमाका होता है। वह पीछे मुड़कर देखता है कि एक लड़की उनकी तरफ भागती हुई आ रही होती है और उसके पीछे एक ब्लैक शैडो कलर का क्रीचर पड़ा होता है। वह लड़की चिल्ला रही होती है कि मुझे कोई तो बचाओ। वह जाफन के देखती है और कहती है कि तुम वहां पे खड़े होकर क्या कह रहे हो, जल्दी से भागो, ये क्रीचर तुम्हें मार डालेगा। और भागकर जाकर जाफन का हाथ पकड़ती है और उसे खींचकर वहां से ले जाने की कोशिश करती है, पर जाफन वहीं पे खड़ा रहता है, जिसके कारण वह लड़की वहीं गिर जाती है। तभी वह ब्लैक शैडो क्रीचर जाफन और उस लड़की पर हमला करने के लिए बढ़ता है। ये देखकर वह लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है और कहती है कि जल्दी से तुम वहां से हटो। तभी जाफन अपनी उंगलियों में एनर्जी को यूज करता है और एक स्ट्राइक क्रीचर पे भेजता है, जिसके कारण वह क्रीचर का पूरा शरीर गायब हो जाता है। ये देखने के बाद वह लड़की बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह क्रीचर जलकर मर जाता है। जाफन को देखकर वह लड़की कहती है कि तुम बहुत ही अजीब कपड़े पहने हुए हो, क्या तुम आसमान से गिरे हुए कोई फरिश्ते हो? जाफन पीछे मुड़कर कहता है कि नहीं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वह लड़की घबराते हुए कहती है कि तुम फरिश्ते नहीं हो तो तुम हमारे विलेज के पास क्या कर रहे हो? कहीं तुम व्हाइट एम्परर के द्वारा भेजे हुए कोई जासूस तो नहीं हो? ये सुनकर जाफन कहता है कि मैं किसी व्हाइट एम्परर को नहीं जानता, मैं यहाँ पे अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए आया हुआ हूँ। ये सुनकर लड़की बहुत खुश हो जाती है और जाफन का हाथ पकड़ लेती है और वो खुश होते हुए कहती है कि अच्छी बात है कि तुम कोई व्हाइट एम्परर के जासूस नहीं हो, तुमने मेरी जान बचाई है, इसी के कारण आज से हम तुम दोनों दोस्त हैं। और वह जाफन का हाथ पकड़कर कहती है कि तुम मेरे साथ चलो मेरे विलेज में। मेरे पिता जो हैं वह रेड एम्परर हैं, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा फेमस है और उनके अंदर कई सारे बहादुर जनरल्स भी हैं। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी मदद जरूर करेंगे तुम्हारे दोस्तों को ढूंढने के लिए। ये कहकर वह जाफन को खींचते हुए लेकर चली जाती है। तभी जाफन अपने मन में सोचता है कि रेड एम्परर और ब्लू व्हाइट एम्परर ये क्या चीज है। इनके टाइटल को सुनकर लगता है कि ये टाइटल इस समय का नहीं है, लगता है कि एंशिएंट समय में जब गॉड्स और डीमंस के बीच में लड़ाई हुई थी उसी समय का ये टाइटल है। मुझे जाकर इसके बारे में पता करना होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है। बैरियर के बाहर का सीन दिखाया जाता है। जेंग और वह लड़का बैरियर के बाहर खड़े होते हैं। जेंग कहती है कि जाफन और जावलिन पक्का किसी मुसीबत में तो नहीं होंगे। ये बात सुनकर वह लड़का कहता है कि तुम घबराओ नहीं, डैड किसी मुसीबत में नहीं है। ये सुनकर जेंग कहती है कि लोंगमू, तुम्हें कैसे पता है कि तुम्हारे डैड ठीक हैं? वो लड़का कहता है कि जब डैड हम लोग को बैरियर बना रहे थे तभी उन्होंने मेरे साथ एक स्पिरिचुअल लिंक को कनेक्ट किया, जिससे मैं डैड का पोजीशन का पता लगा सकता हूँ। पर दिक्कत की बात यह है कि डैड जिस जगह पे हैं उस जगह पर समय का जो बहाव है वह यहाँ के मुकाबले अलग चलता है, जिसके कारण मैं केवल यही बता सकता हूँ कि वह बिल्कुल ठीक है। मैं उनसे कोई बात नहीं कर सकता या नहीं उनसे कोई कांटेक्ट कर सकता हूँ। ये सुनकर जेंग कहती है कि अगर जाफन ठीक है तो जावलिन और जावू भी दोनों ठीक ही होंगे। और वह उठते हुए कहती है कि चलो हमें सबसे पहले जनरल सू को यहाँ हुई सारी बातों के बारे में बताना होगा कि क्या हुआ है यहाँ पर। तभी पीछे झाड़ी में दिखाया जाता है कि कोई उनकी बात सुन रहा होता है और वो वहां से गायब हो जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है। जाफन उस लड़की को दिखाया जाता है, दो दोनों जंगल में चल रहे होते हैं। वह लड़की कहती है कि ये दुष्ट व्हाइट एम्परर जब देखो तब हमारे विलेज पर हमला करता रहता है। अगर फादर ने मुझे मना नहीं किया होता तो मैं खुद जाकर उस व्हाइट एम्परर को अपने हाथों से मार डालती। ये कहते हुए जाफन से कहती है कि तुम बहुत ज्यादा लकी हो कि तुम मुझे मिल गए हो। अगर तुम व्हाइट एम्परर के उन ब्लैक सोल्जर से मिलते तो वह तुम्हें पकड़ लेते और तुम्हें स्लेव के रूप में ट्रीट करते। ये सोचकर जाफन कहता है कि इस जगह का जो बाउंड्री है वह बहुत ज्यादा बड़ा है और इस जगह स्पेस और टाइम में भी अंतर है। लगता है कि मुझे जावलिन और जावू को दोनों को एक एक करके ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो ये हो सकता है कि मैं इस जगह का कोर को पालू और इस बाउंड्री को ब्रेक कर दूं। तभी वह लड़की जाफन से कहती है कि हम लोग आ गए हैं। जाफन सामने देखता है एक विलेज होता है जो बहुत सारे फैंग से ढका होता है। वो लड़की कहती है कि यही मेरा घर है, चलो अंदर चलते हैं। तभी वहां पर उनके एक विलेज का आदमी आता है जो कहता है कि मैंग तुम वापस आ गई हो। मैंग भी कहती है कि हाँ मैं वापस आ गई हूँ और मैं अपने साथ एक दोस्त को भी लेकर आई हूँ। वो आदमी जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि गेट को खोल दो। तभी दो सोल्जर आकर गेट को खोल देते हैं और उन्हें अंदर बुलाते हैं। तभी मैंग जो टोकरी लाई होती है उसे ले जाकर एक सोल्जर को दे देती है और जाफन का हाथ पकड़कर कहती है कि चलो हम लोग फादर से मिलने के लिए चलते हैं। तभी जाफन भी उसके साथ आगे चल जाता है। जाफन चारों तरफ देख रहा होता है। तभी एक आवाज आती है कि मैंग
मैंग तुम वापस आ गई हो। मैंग भी कहती है कि हाँ मैं वापस आ गई हूँ अंकल। ये सुनने के बाद अंकल कहते हैं कि कहीं तुम किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गई थी, कोई तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना। मैंग कहती है कि नहीं अंकल मैं बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि वाई टेम्परर के लोग हमारी और नज़र रखे हुए हैं, इसीलिए तुम ध्यान रखा करो। तभी आगे हमें दिखाया जाता है एक अरीना का सीन जहाँ पे दो लोग लड़ रहे होते हैं और बाकी सब लोग चीयर कर रहे होते हैं। जाफिन भी वहां पहुंचकर उन लोगों को देखने लगता है। तभी वहां उनके सामने दो बंदे आते हैं जो जानवर लग रहे होते हैं। उनमें से एक कहता है कि मैंग तुम वापस आ गई हो, और कहता है कि क्या ये वही स्लेव है जिसे तुमने कैप्चर किया है। मैंग कहती है कि नहीं ये कोई स्लेव नहीं है, ये मेरा दोस्त है जाओफैन। ये यहाँ पे अपने कुछ दोस्तों को ढूंढने के लिए आया है। मैंने कहा मेरे फादर इसकी मदद कर देंगे। चलो ठीक है मैं इसे लेकर जाती हूँ, अपने फादर से मिलाती हूँ। तभी वो उसका हाथ पकड़ लेता है और मैंग को पीछे की तरफ कर देता है, और दूसरा जाफिन की तरफ आगे बढ़ता है और उसे घुराते हुए जाफिन को देखता है। तभी मैंग पीछे से चिल्लाकर कहती है कि ई हाई ये तुम क्या कर रहे हो। तभी डा हाई कहता है कि मैंग तुम जानती हो कि हमारा विलेज जो है वह केवल स्ट्रांग लोगों की ही बात सुनता है। तुम जानती हो कि हम किसी कमजोर और दुबले पतले आदमी की बात को नहीं सुन सकते हैं। मैंग कहती है कि आज मैं बाहर गई थी और मैं मुसीबत में पड़ गई थी, तभी इसने मेरी जान बचाई उन डार्क शैडो से। इस वजह से ये मेरा दोस्त है, तुम मेरे दोस्त के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तभी वहां पे गांव के और भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं और उनमें से कहते हैं कि मैंग तुम क्या कह रही हो, ये इतना दुबला पतला और स्किनी दिख रहा है, इसने पक्का तुम्हें मूर्ख बना दिया होगा। हमें भी पता है कि बाहर जाने पर वह डार्क शैडो कितने ज्यादा ताकतवर हैं। हम लोग जानते हैं कि उन डार्क शैडो कितने ताकतवर हैं, तुम्हारे लिए भी उन्हें हराना बहुत मुश्किल है। तुम कह रही हो कि इसने उन्हें हरा दिया। मैंग चाहते हुए कहती है कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सही कह रही हूँ, इस बंदे ने एक ही अटैक में उस ब्लैक शैडो को मार दिया था। ये सब सोच सुनने के बाद जाफिन कहता है कि अगर तुम लोगों को मेरा वेलकम पसंद नहीं है तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, और वह पीछे की तरफ घूम जाता है। तभी उनमें से डा हाउ आकर उसे रोक लेता है और कहता है कि मिंग तुम्हें अपने दोस्त की तरह मानती है तो हम भी तुम्हें अपने दोस्त की तरह ही मानेंगे, इसलिए मैं तुम्हें एक चांस देना चाहता हूँ। अगर तुम किंग को देखना चाहते हो तो तुम मेरे भाई के साथ मुकाबला करना होगा। अगर तुम मुकाबले में जीत जाते हो तो मैं तुम्हें खुद ले जाकर किंग से मुलाकात करवाऊंगा। ये सुनने के बाद जाओफेंग सर हिलाते हुए कहता है कि तुम मुझसे लड़ने के लायक नहीं हो। ये सुनने के बाद बाकी सब लोग गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं कि तुम इतने एरोगेंट क्यों बन रहे हो, तुम नहीं जानते कि हमारा जो भाई है वह विलेज में 3 सबसे ताकतवर लोगों में से एक है। ये सुनने के बाद वह भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम क्या कह रहे हो, जो मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जाओफेन पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है कि सही में तुम मेरे एक वर्दी ओपोनेंट नहीं हो। ये सुनने के बाद वह बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और हमला करने के लिए जाओफेन की तरफ बढ़ता है, जिसे देखकर मैंग कहती है कि जाओफेन देखो। तभी बाकी लोग भी कहते हैं कि ई हाई तुम अपने पंच को बहुत तेज मत मारना वरना ये लड़का मर जाएगा। दूसरा कहता है कि तुम रुक जाओ। वह अपने पंच के साथ जाओफेन के पास पहुंचता है और मन में सोच रहा होता है कि पक्का ये लड़का मर ही जाएगा। तभी दिखाया जाता है कि जाफे ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके उसके पंच को रोक दिया होता है। ये देखकर उसका भाई कहता है कि ई हाई रुक जाओ तुम। जाफे उसके पंच को पकड़ता है और अपनी ताकत के साथ उसकी तरफ पुश करता है, जिसके कारण उसके उंगलियों की हड्डियां टूट जाती हैं और बहुत प्रेशर के साथ उसको पकड़े हुआ होता है, जिससे उसे बहुत दर्द होता है, जिसके कारण वह जमीन पर धड़ाम से गिर जाता है और घुटने पर बैठते हुए सोचता है कि ये लड़का मुझसे ज्यादा ताकतवर है। ये देखने के बाद उसका भाई और मैंग दोनों ही शॉक हो जाते हैं। बाकी लोग भी शौक होते हुए कहते हैं कि ये कितना ज्यादा ताकतवर है। ये सुनने के बाद जाफिन कहता है कि मैंने तुमसे कहा ही था कि तुम मेरे ओपोनेंट होने के लायक नहीं हो। तभी उसका भाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और जाफिन हमला करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को मारने की। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि रुक जाओ, तुम सभी ये सब क्या कर रहे हो। एक लेडीज आती है, वह कहती है कि किंग आराम कर रहे हैं, तुम्हारी आवाजों के चक्कर में उनकी नींद खुल जाएगी। तभी मैंग जाकर उन्हें गले लगा लेती है, कहती है कि आंटी आप आ गई हैं। आंटी मैंग को डांटते हुए कहती हैं कि तुम जहाँ भी जाती हो वहाँ कोई न कोई मुसीबत पक्का खड़ी कर देती हो। आगे जाकर जामफेन से कहती हैं कि तुम एक स्ट्रॉन्ग मैन हो, तुम मैंग के दोस्त हो, सही कहा ना। अगर तुम्हें किंग से मिलना है तो तुम्हें आज रात के लिए फोर्ट्रेस में इंतजार करना होगा, रेस्ट करो तुम। जब कल किंग जग जाएंगे तो मैं तुम्हें मुलाकात करवा दूंगी। ये कहते हुए वो मैंग को लेकर जाने लगती हैं। मैंग पीछे मुड़ते हुए जाफेन से कहती है कि जाफेन तुम मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती हैं। तभी दिखाया जाएगा है कि डा हाई भी अपने भाई को कंधे पर उठाकर ले जा रहा होता है और जाफेन से कहता है कि बच्चे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को नुकसान पहुंचाने की, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत हो तो आज टूर्नामेंट होने वाला है, उसमें अगर हिस्सा लो तो मैं तुम्हें जरूर ही मार डालूंगा। ये कहकर वह अपने भाई को लेकर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद जाफेन सोचता है कि इस फोर्ट्रेस को देखकर लग रहा है कि ये एक एंशिएंट समय का चीज है, मुझे सबसे पहले जाकर उन लोगों के बारे में पता लगाना पड़ेगा, मैं बाद में फोर्ट्रेस को घूम लूंगा। यहाँ पे हो सकता है कोई ना कोई हिडन चीज छुपी हुई हो। ये कहते हुए वो आगे की तरफ बढ़ता है और एक जगह पहुंचता है। तभी वहां से आवाज आती है कि क्या तुम ली जाओफेन हो।
जाफन पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पे एक आदमी बंधा होता है। जाफन देखकर उसे पहचान जाता है और कहता है कि क्या तुम ली यून टियांग हो, इन सभी का कमांडर। ये इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है लिटिल डीमन का, वह भी किसी केव में गिरी होती है। वो उठते हुए कहती है कि ये कौन सी जगह है, मुझे याद है कि हम लोग फॉग के अंदर फंस गए थे, उसके बाद मैं कहाँ आ गई हूँ। वो उठकर आगे की तरफ बढ़ने लगती है, तभी उसके सामने एक फॉर्मेशन आ जाती है। वह देखकर कहती है कि यहाँ फॉर्मेशन क्या कर रहा है। वो कहती है कि इस फॉर्मेशन के द्वारा लगता है कि मुझे कोई रोकने की कोशिश कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं फॉर्मेशन से रुकने वाली बिल्कुल नहीं हूँ। वो अपनी पूरी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करती है और अपने बड़े से फॉर्म में आ जाती है। वह अपने हथियार को निकालती है और उसे बड़ा करके उस फॉर्मेशन पे स्ट्राइक करती है और कहती है कि जल्दी से तुम फॉर्मेशन टूट जाओ, पर फॉर्मेशन पे कुछ नहीं होता। फिर वह अपने हथियार को ऊपर उठाती है और फिर से स्ट्राइक करती है, पर उस फॉर्मेशन को कुछ नहीं हो रहा होता है। वह अपने मन में सोचती है कि ये किस तरीके का फॉर्मेशन है, मैंने अपनी पूरी ताकत को लगा दिया, फिर भी इस फॉर्मेशन पे क्रैक तक नहीं आया। तभी लिटिल डीमन को पीछे से आवाज आती है, कोई कहता है कि तुम छोटी लड़की, इस फॉर्मेशन को कहते हैं लाइफ साइकिल फॉर्मेशन, इसको तुम अपने ब्रूटल फोर्स के साथ नहीं तोड़ सकती हो। ये देखने के बाद लिटिल डीमन पीछे मुड़कर देखती है और कहती है कि तुम कौन हो जो मुझे सलाह दे रही हो। दिखाया जाता है कि पीछे एक लेडी खड़ी होती है जिसके चेहरे पर मास्क लगा होता है। वो लेडी कहती है कि अगर तुम अपने फोर्स को लगाओगी तो ये फॉर्मेशन तुम्हारी ताकत को दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर देगा, जिसी के कारण ये फॉर्मेशन ऐसे टूट नहीं पाएगी। वो लेडी कहती है कि इस फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए तुम्हें दो लोगों की जरूरत होगी जो एक समय में ही उस फॉर्मेशन पे अपने ब्रूट फोर्स को लगाएंगे, जिसके कारण फॉर्मेशन जो है वह टूट जाएगी। तभी उसे कोई स्मेल आती है, तभी वह जल्दी से भागते हुए लिटिल डीमन के बैग के पास पहुंचती है और बैग उठाकर उसको स्मेल करने लगती है और कहती है कि ये पक्का ही फूड का टेस्ट होगा। ये देखने के बाद डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामान को छूने की, उसमें 3 फ्लेवर के बिस्किट रखे हुए हैं जिसे अब तक मैंने टेस्ट तक नहीं किया है। और वो उस पर हमला करने जाती है, तभी वह लेडी वहां से गायब हो जाती है। लिटिल डीमन सोचती है कि वो कहाँ चली गई। तभी उसे पीछे से आवाज आती है कि छोटी लड़की तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे खाने को फ्री में नहीं खाने वाली। ये सुनने के बाद डीमन सोचती है कि ये इतनी जल्दी मेरे पीछे कैसे पहुंच गई और लगता है कि इसने मेरे घोस्ट पावर को भी सील कर दिया है। वो लेडी कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें फॉर्मेशन तोड़ने में मदद करूंगी और मैं तुम्हारी मदद करूंगी तुम्हारे घोस्ट फ्लो के पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने में, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम अपने मैजिक एलिमेंट को खो चुकी हो। ये सुनने के बाद लिटिल डीमन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पर नजर रखने की। वो चिल्लाते हुए कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास मैजिक एलिमेंट खो चुका है। तभी वो लेडी अपने छड़ी से लिटिल डीमन को रोक देती है, जिसे देखने के बाद लिटिल डीमन घबराई हुई होती है। वो लेडी कहती है कि तुम हेवनली डीमन एम्परर की मेंबर होने के बाद भी तुम अपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट मैजिक एलिमेंट को खो चुकी हो। मुझे लगता है कि इस तरह तुम अपने पूरे जीवन काल में भी कभी हेवनली डीमन रिल पे नहीं पहुंच पाओगी। तभी वो औरत शॉक हो जाती है और लिटिल डीमन से कहती है कि तुम यंग लेडी, तुम बहुत ज्यादा ही लकी हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर 100,000 साल पुराने रेयर बिस्ट के एसेंस हैं। और खुश होते हुए कहती है कि अगर तुम उस एसेंस को एब्जॉर्व कर लो तो तुम इतनी ताकतवर हो जाओगी कि तुम फॉर्मेशन को तोड़ सको। ये सुनने के बाद डीमन कहती है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, मुझे तो कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। और अपने मन में सोचती है कि यह पागल औरत बहुत ज्यादा ही ताकतवर है और मैं इस जगह पे फंस गई हूँ जहाँ पे मैं अपने मास्टर को भी कांटेक्ट नहीं कर सकती, और मुझे नहीं पता कि ये पागल औरत क्या कह रही है और इसे मुझे बारे में कैसे पता चला। वो लेडी खुश होते हुए कहती है कि लिटिल डीमन, अगर तुम मुझे मास्टर के रूप में मान लो तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हेवनली डीमन रिल्म में पहुंचने में जो सुप्रीम डीमन रिल्म से ज्यादा ताकतवर होता है। ये सुनने के बाद लिटिल डीमन थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है जाफेन वहाँ ली यूलिंग के पास खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुम कह रहे हो कि तुम जो बाउंड्री है उसके द्वारा अंदर खींच लिए गए थे और इन विलेज के द्वारा पकड़ लिए गए थे और यहाँ तुम स्लेव के रूप में यहाँ रह रहे हो। वो कहता है कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो। जाफेन कहता है कि तुम तो यहाँ हो, बाकी सब लोग कहाँ है बताओ। वो कहता है कि तुम उस आदमी को देख रहे हो जिसने रिंग पहनी हुई है और वो एक गोट तरह के व्यक्ति से बात कर रहा है, वही इस हमारे ऑपरेशन का कैप्टन है। उसके स्ट्रेंथ में उसे हम टैंक कहते हैं। वो हमारे ऑपरेशन का वाइस कैप्टन है। मुझे सिर्फ इसी के बारे में पता है, बाकी के बारे में मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मैं खुद को ही नहीं बचा पाया तो बाकी के बारे में मैं क्या बताऊं। ये सभी लोग मुझे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं, मुझे यहाँ प्रिजनन में बंद हुए और डरा हुआ देखकर खुश हो रहे होंगे। तभी जाफन कहता है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से जल्दी ही निकालता हूँ, और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को यूज करके हमला करने वाला ही होता है। तभी पीछे से एक आवाज आती है कि रुक जाओ। वो पीछे घूमकर कहता है कि तुम कौन हो। वहां से आवाज आती है कि मैं मैंग हूँ। मैंग कहती है कि तुमने अभी जो बात की है वह सारी मैंने सुन ली है, पर तुम लोग घबराओ
मैं किसी से नहीं बताऊंगी, ये हमारे बीच का एक सीक्रेट होगा। जाफन तुम मेरे दोस्त है, उसी तरह ये लोग भी मेरे दोस्त हैं। अगर तुम इसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके तोड़कर बचा लोगे तो ये हमारे फोर्ट्रेस के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत की बात होगी और सब लोग तुम्हें गलत समझने लगेंगे। मेरे पास आइडिया है जिसके द्वारा मैं तुम्हारे दोस्तों को बचा सकती हूँ। हमारे विलेज में कल दोपहर में एक टूर्नामेंट होने वाला है जिसमें जो भी जीतेगा उसको एक स्लेव दिया जाएगा। जाफन तुम तो जानते ही हो कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। अगर तुम फाइटिंग में अच्छे हुए तो तुम जीतकर इनमें से स्लेव को अपने लिए रख सकते हो। तुम घबराओ नहीं, मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी और हम दोनों मिलकर सारे मुकाबलों को जीत जाएंगे और तुम्हारे दोस्तों को बचा लेंगे। इस तरीके से तुम्हारे दोस्त बच जाएंगे। तुम कोई गलत काम ना करो और हमारे विलेज के साथ झगड़ा मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम सभी लोगों के साथ दोस्त बनकर रहो, समझ गए? ये सुनने के बाद जाफन कहता है कि चलो ठीक है। ये कहकर मैंग कहती है कि चलो ये तो अच्छी बात है, मैं जाती हूँ और बाकी सबकी तैयारी करती हूँ। वो कहती है कि तुम तैयार हो जाओ, कल हम लोग टूर्नामेंट के बाहर एक दूसरे से मिलते हैं। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। ये देखने के बाद ली जाओटंग कहता है कि तुम इस लड़की से बहुत ज्यादा ही अच्छे से बात कर रहे हो। ये सुनने के बाद जाफन कहता है कि तुम्हें इन्हें बुरा बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि यहाँ के लोग कुछ तो अच्छे हैं जिनसे हमें कोई खतरा नहीं है। हम लोग जल्दी ही यहाँ से निकल जाएंगे, तुम फिक्र ना करो। और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, जब तक मैं सभी लोगों को ढूंढ नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जा सकता। वह सर पकड़ लेता है और कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। मुझे नहीं पता, इस जगह के चारों तरफ एक बहुत बड़ी बैरियर है और ये हो सकता है कि ये बैरियर सुसान स्वॉर्ड स्कूल से रिलेटेड हो सकता है। ये सुनने के बाद जाफन सोचता है कि यहाँ विलेज में रहने वाले सभी लोग पुराने स्टाइल के लोगों की तरह रह सकता है। यहाँ कोई पुराना रिलिक हो या ये जगह पुरानी रिलिक के पास बसा हुआ हो। और मुझे लगता है कि जो पर्सन रेड एम्परन के नाम से जानना जाता है, मुझे जल्दी ही उससे मुलाकात करनी होगी। हमें सीन शिफ्ट होकर केव का दिखाया जाता है जहाँ लिटिल डीमन बैठी होती है और वह लेडी लिटिल डीमन का बैग से सामान निकाल कर खा रही होती है। लिटिल डीमन मेडिटेशन के लिए बैठी होती है और वह लेडी सारे सामानों को एक एक करके खाकर वहाँ फेंक रही होती है। ये देखने के बाद लिटिल डीमन अपने मन में सोचती है कि इस औरत ने कहा जो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी और उसके बाद ये मेरे खाने को खाने लगी और मुझे कह दिया कि तुम यहाँ पे बैठ जाओ, कल्टीवेट करो, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंसंट्रेट करो, नहीं तो मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पीटूंगी और तुम्हें जमीन पे गिरा दूंगी। तभी से मैं यहाँ कल्टीवेट कर रही हूँ। पर यह बहुत गलत बात है कि इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिस्किट को खाने की। अब तक मैंने उन्हें टेस्ट भी नहीं किया। चलो छोड़ो, जाने दो, ये गुरु दक्षिणा के रूप में मैं मान लेती हूँ। तभी वह लेडी पूछती है कि छोटी लड़की, तुम अपने मैजिक एलिमेंट को कैसे खो गई थी? कहीं तुम किसी लड़के के चक्कर में तो नहीं आ गई? तुमने तो देख ही लिया है कि मैं अपने मैजिक एलिमेंट को खो चुकी हूँ, फिर भी तुम कह रही हो कि कैसे खोई होगी। और वैसे एक बात बताओ, तुम मुझे बार बार लिटिल लड़की क्यों बुला रही हो? मैं छोटी सी लड़की नहीं हूँ। ये सुनने के बाद वो लेडी कहती है कि तो क्या हुआ, अगर तुम 100 साल भी बड़ी हो जाओगी तभी भी मैं तुम्हें छोटी लड़की कहकर ही बुलाऊंगी। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तभी लिटिल डीमन उसकी तरफ देखती है कि तुम बताओ इस समय घोस्ट क्लैन के करंट पेट्रियार्च कौन है? ये सुनने के बाद लिटिल डीमन कहती है कि इस समय हमारे कोई भी क्लैन लीडर नहीं है, हमारे एल्डर ही सब सारी चीजें देखते हैं और अब तक हमें लीड कर रहे हैं। ये सुनने के बाद वो लेडी लिटिल डीमन के सर पर बहुत तेज मारती है और कहती है कि अपना ध्यान दो, टेंशन मत खो। ये सुनकर लिटिल डीमन बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कह रहती है तो ये लेडी ने जानबूझकर ये सब किया है। वो लेडी कहती है कि तुम बात कर सकती हो पर अपनी कल्टीवेशन को नहीं छोड़ सकती, तुम कल्टीवेशन करो। तभी वो लेडी जा रही होती है। लिटिल डीमन पूछती है कि मुझे भी आपसे एक क्वेश्चन पूछना है। आपको कैसे पता चला कि मेरे अंदर एक स्पिरिचुअल बीस्ट का रेयर की है? मुझे तो इसके बारे में कभी पता ही नहीं चला था। लगता है कि इसी की वजह से मेरी जो घोस्ट पावर है वह थोड़ा बहुत ही आई हुई है, वरना तो मेरे पास कोई भी घोस्ट पावर नहीं थी। वो लेडी कहती है कि लिन जाओ बीस्ट एक बहुत ही पुराना और रेयर एंसेंट डिवाइन बीस्ट है जो अभी नहीं अभी से हजारों साल पहले पैदा हुआ था, जो बहुत ज्यादा ही पावरफुल ऑरा को कैरी करता था। जो ऑरा तुम्हारे हेवनली घोस्ट क्लैन से मिलता जुलता है, इसी कारण से तो तुम उसके पावर को एब्जॉर्ब कर पा रही हो। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह किया गया, उस तरह किया गया, इस तरह करा मिलाकर बुम और ये बन गया। समझ में आया या नहीं आया? ये सुनने के बाद डीमन कहती है कि आप उसके स्पिरिचुअल एनर्जी के चेंज को कहना चाह रही है ना? लेडी कहती है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा। तो लेडी कहती है कि लिटिल गर्ल, तुम्हारे कल्टीवेशन करने की जो पाथ है वह चेंज हो चुकी है, तुम्हें अभी फील नहीं होगा। जब तुम अपने पूरी बॉडी के स्पिरिचुअल पावर को, जो घोस्ट पावर तुम्हारे बॉडी के अंदर है उसके साथ और जाउंग की साथ जब तुम उसको फ्यूज कर लोगी, तब तुम जाके असली की हेवनली घोस्ट पाथ को कल्टीवेट करोगी। ये जो पाथ है ये हेवनली डीमन पाथ से बहुत ज्यादा ही ऊंचे लेवल का है। ये सुनने के बाद लिटिल डीमन अपने मन में सोचती है कि क्या सच में ये इतना ज्यादा अच्छा है। एपिसोड की शुरुआत होती है जाफिन से, जो विलेज की किसी छत पर खड़ा होता है, चारों तरफ देख रहा होता है। वह देखता है कि पहाड़ों पर एक लेक है जो फैंग से ढकी हुई है। वह सोचता है कि यदि फैंग टूट जाती है तो लेक का पानी बहकर पूरे गांव को डुबो देगा। यहाँ पर कोई खतरा नहीं दिख रहा है, लगता है कि यहाँ कोई ताकतवर है जो सबको संभाल कर रखता है। वह इधर उधर देखता है, उसे इस एक आदमी दिखाई देता है
जो लाल कलर का आर्मर पहने होता है। वो आदमी भी जाओफेन की तरफ देखता है और अपने सिंहासन पर बैठा रहता है। ये देखकर जाओफेन कहता है कि यही वह ताकतवर आदमी है। तभी उसे मैंग की आवाज़ आती है और कहती है कि कंपटीशन का समय हो गया है, चलो। तभी जाओफेन भी नीचे उतरता है। मैंग कहती है कि हम दोनों आपस में मिलकर पक्का ही सभी को हरा देंगे। दोनों वहाँ से चले जाते हैं। पीछे से वो दोनों भाई उन्हें देख रहे होते हैं। एक भाई कहता है कि भाई लगता है कि जाफिन भी आज की टूर्नामेंट में भाग ले रहा है। दूसरा कहता है कि अच्छा है, क्योंकि उस समय मैंग और उसकी आंटी के कारण मैं रुक गया था, पर अब अरीना में मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, वह मुझसे नहीं बच सकता। छोटा कहता है कि बड़े भाई शायद उसके पास कोई तो ताकत है। ये सुनकर दूसरा कहता है कि क्या ताकत, तुमने ध्यान नहीं दिया और उसने सरप्राइज अटैक करके तुमको हरा दिया। अगर मैं उसके सामने आमने सामने की लड़ाई करता तो वो मुझे नहीं हरा पाता। आज की जो पहली फाइट होगी वह सभी लोग ग्रुप में फाइट करेंगे, पर दूसरे राउंड में एक दूसरे के साथ लड़ाई होगी। मैं उसे पक्का ही तुम्हारे लिए सबक सिखाऊंगा। मैं उसे बताऊंगा कि मेरे छोटे भाई को हराने और मुझे परेशान करने का क्या नतीजा होता है। छोटा भाई कहता है कि बड़े भाई, अरीना में उसे बिल्कुल मत छोड़ना। तभी सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है कि जंजीर से बांधकर गुलामों को लाया जा रहा होता है। ये देखकर लोग कहते हैं कि ये गुलाम काफ़ी अच्छे हैं, मुझे वह लड़का चाहिए जो सबसे आगे चल रहा होता है। और उन सभी को स्टेज पर ले आया जाता है। जाफर भी वहीं पर खड़ा होता है। सभी गुलामों को स्टेज पर खड़ा किया जाता है। जाफर भी उन्हीं की तरफ देख रहा होता है। तभी मैंग की आंटी आकर सभी को चुप कराती हैं और कहती हैं कि हम स्लेव्स को देंगे, जो भी जीतेगा, जीतने वाले को मौका मिलेगा सबसे पहले स्लेव चुनने का। विलेज के सभी लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको बधाई हो, जो ताकतवर होगा वही जीतेगा। और तुम लोगों में से कोई भी चीटिंग मत करना, क्योंकि हमारे रेड एम्परर इस टूर्नामेंट को देख रहे हैं। मैंने अनाउंस करती हूँ कि ये टूर्नामेंट स्टार्ट होता है। तभी एक पार्टिसिपेंट कहता है कि चलो। तभी हमें रेड एम्परर दिखाया जाता है। जाफर कहता है कि ये रेड एम्परर हैं। तभी अरीना का सीन शिफ्ट दिखाया जाता है। सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। जाफिन एक तरफ खड़ा रहता है। आंटी कहती हैं कि अरीना से जो व्यक्ति गिर जाएगा वह टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। आखिर में 5 ही लोग बचेंगे जो अपने स्लेव को चुनेंगे। इन पांचों में भी मुकाबला होगा, वह स्लेव से बांटा जाएगा। तब तक आखिर में कोई भी एक जीत नहीं जाता। तभी 2 लोग जाफिन की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि ये लड़का काफ़ी कमज़ोर लग रहा है, मुझे नहीं लगता कि हमें ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ेगी इसे हराने के लिए। तभी दूसरा कहता है कि मैंने देखा है कि इसने उस छोटे भाई को एक ही पंच में हरा दिया था, क्यों नहीं तुम पहले जाते हो। ये सुनकर दूसरा उसे धक्का देते हुए कहता है कि तुम पहले जाओ, मैं नहीं जाऊंगा। तभी पीछे से डा हाई आकर कहता है कि यह अच्छा होगा कि तुम दोनों एक साथ जाओ, लड़ाई से पहले हार मत मान जाओ। तुम लोग हमारे विलेज के वॉरियर कहने के लायक नहीं हो। तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं कि हमें याद दिलाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया कमांडर। ये कहकर दोनों ही जाफिन पर हमला करने के लिए बढ़ जाते हैं। तभी जाफिन पहले हाथ को घुमाते हुए उन दोनों को एक हमला करता है। ये दोनों के इस हमले से पीछे हट जाते हैं और उनके दांत भी टूट जाते हैं। वो कहते हैं कि हमें कमांडर की बात नहीं सुननी चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा ताकतवर है। अरीना में मैंग और डी हाई दोनों ही लोगों को नॉकआउट कर रहे होते हैं। ये देखकर ली यून टियांग कहता है कि यदि जाफिन भी उन सभी 5 लोगों में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बच जाएंगे। तभी अरीना में 5 लोग खड़े होते हैं। मैंग कहती है कि जाफिन मैं भी सेकेंड राउंड में पहुंच गई हूँ। ये देखकर आंटी कहती हैं कि जो 5 लोग बचे हैं वह एक दूसरे के साथ मुकाबला करेंगे। पहला मुकाबला मैंग और ई हाई यानी छोटे भाई के साथ होगा। ये सुनकर मैंग कहती है कि तुम्हारी किस्मत बहुत खराब है कि मेरे साथ मुकाबला हो रहा है तुम्हारा। ये सुनकर ई हाई घबराते हुए कहता है कि मैं तुम पे कोई तरस नहीं खाने वाला हूँ। मैंग कहती है कि चलो दिखाओ कि तुम्हारी ताकत मुझसे ज़्यादा है। वह आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर वह कहता है कि मैंग, मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम पीछे हट जाओ, मैं तुम पे कोई दया नहीं करूँगा। ये सुनकर मैंग कहती है कि लड़ो मुझसे। वह अपने भाई से कहता है कि भाई मैं क्या करूँ। उसका भाई कहता है कि तुम खुद ही देख लो। मैंग उसके पास पहुँच जाती है और वह कहती है कि मैंग पीछे नहीं हटी तो मैं तुम पर हमला कर दूंगा। तभी वो किनारे पहुंच जाता है और वहां से फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर पीछे से आवाज आती है, सेकेंड राउंड का मैंग जीत चुकी है। अगला मुकाबला यांगली और डा हाई के बीच में होगा। दोनों अरीना में आमने सामने आ जाते हैं। डा हाई कहता है कि यांग ली तुम हार मान जाओ, क्योंकि मुझे किसी और के साथ लड़ाई करनी है। ये सुनकर यांगली कहता है कि अभी हम लड़े भी नहीं हैं। ये सुनकर डा हाई बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जल्दी अरीना से बाहर निकल जाओ। ये देखकर यांग हाई थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं नीचे चला जाता हूँ। और वो नीचे चला जाता है। डा हाई चिल्लाकर जाओफेन से कहता है कि अब तुम्हारी बारी है मुझसे लड़ने की। जाओफेन अरीना में आ रहा होता है। तभी मैं
जाती है और कहती है कि डा हाई, अब मेरी बारी है तुमसे लड़ने की, मैं तुमसे लड़ूंगी। ये सुनकर डा हाई कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तुमसे लड़ लूंगा। डा हाई बड़ी तेजी के साथ मैंग पर हमला कर देता है और उसे उठाकर अनीना से बाहर फेंक देता है। तभी उसे ई हाई कैच कर लेता है। जाफियांग देख रहा होता है कि बाहर चली गई है अरीना से। मैंग कहती है कि ई हाई तुम मुझे छोड़ दो, मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। ई हाई कहता है कि मैंग तुम जानती हो तुम मेरे भाई का मुकाबला नहीं कर सकती हो। यह सुनकर मैंग गुस्सा हो रही होती है और कहती है कि डा हाई तुम्हें मुझे गिराने की हिम्मत कैसे हुई। यह सुनकर डा हाई कहता है कि मैंग तुम मेरी ओपोनेंट नहीं हो, तुम जानती हो मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, मैं तुम्हें एक मुंह में हरा दिया है। वो जाफन से कहता है कि तुमने मेरे भाई को हराया था, मैं देखता कि तुम मेरे सामने क्या कर सकते हो। ये सुनकर जाफन कहता है कि तो फिर आ जाओ लड़ते हैं। तभी डाहाई बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है। जाफन भी कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। बाकी लोग भी कह रहे होते हैं कि इसे हरा दो डाहाई, और लड़ाई हमारे विलेज की ताकतवर लोगों की ही होगी। तो जाफन की तरफ पंच मार लेकर बढ़ता है और कहता है कि ये मेरा पंच है जो लकड़ी को तोड़ सकता है, पत्थर को छेद कर सकता है और पहाड़ को भी गिरा सकता है। ये देखकर मैंग घबरा जाती है और कहती है कि जाफन जल्दी से वहां से हट जाओ। तभी अरीना में बड़ा धमाका होता है। दिखाया जाता है कि जाफन ने अपने पंच के साथ डाहाई के पंच को रोक लिया होता है और उन दोनों के प्रेशर के कारण अरीना के क्रैक आ जाता है। ये देखकर लोग कहते हैं कि ये लड़का डाहाई के पंच को कैसे रोक सकता है, इससे पहले कोई भी उसके पंच को संभाल नहीं पाया है। जाफन कहता है कि ये तुम्हारी पूरी ताकत है। डाहाई कहता है कि मुझे नहीं लगता कि कोई आउटसाइडर इतना ताकतवर हो सकता है। वह अपने पंच में और पावर लगाता है जिसके प्रेशर से ऑडियंस भी पीछे हट जाती है। जाफन भी अपनी एनर्जी को यूज करता है जिसे देखकर डाहाई घबरा जाता है। जाफन एनर्जी के पंच से डाई को पीछे फेंक देता है। डाहाई जाकर पीछे दीवार पर टकराता है और दीवार टूट जाती है और डाहाई नीचे गिर जाता है। ये देखकर ऑडियंस अभी कहने लगती है कि वह लड़का बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक है डाहाई के लिए। तभी वहां बहुत बड़ा धमाका होता है। जाफन देख रहा होता है। तभी वहां से डाई हाई बहुत गुस्से से निकलता है और जाफन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। पीछे से लोग कह रहे होते हैं कि डाई हाई उस लड़के को मारने जा रहा है। डा हाई बहुत गुस्से में होता है। ये हाई चिल्लाकर कहता है कि भाई। डा हाई जाफन के सामने आ जाता है और घुटने पर बैठकर कहने लगता है कि तुम्हारा शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। यदि तुम अपने पावर को कंट्रोल नहीं किया होता तो मैं उस ब्लो के साथ घायल हो गया होता या मर गया होता। तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, मैं डा हाई तुम्हारे सामने हार मानता हूँ। यह सुनकर जाफन के साथ बाकी लोग भी शौक हो जाते हैं। वह सर झुकाकर कहता है कि तुम एक असली वॉरियर हो। मैं अपने पुराने व्यवहार के लिए जितने भी जीते हुए स्लेव हैं मैं सब तुम्हें देता हूँ। ये देखकर मैंग और ई हाई भी शौक हो जाते हैं। ई हाई भी आगे बढ़कर कहता है कि मैं भी अपने सारे स्लेव्स को तुम्हें सौंपता हूँ। मैंग भी कहती है कि मैं भी स्लेव्स को तुम्हें सौंपती हूँ। तभी यांगली चुप होता है। मैंग और ई हाई उसे घूर कर देखते हैं। वह भी कहता है कि मैं भी अपने सारे जीते हुए स्लेव्स को जाफिन को देता हूँ। तभी हमें सिंह ली जाए टियांग का दिखाया जाता है। वह कहता है कि मुसीबत के समय में जाफिन ही सबसे बड़ा रिलायबल है, क्योंकि दूसरे ग्रुप के लोग भी उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट कर रहे हैं। ये तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तभी पीछे गेट पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे देखने के बाद सब लोग शॉक हो जाते हैं और सब लोग उधर की तरफ ही देख रहे होते हैं। ऑडियंस वहां की घबरा जाती है, सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है। तभी एक लड़का जो ऊपर खड़ा रहता है चिल्लाकर सभी से कहता है कि व्हाइट एम्परर की आर्मी ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया है, सब लोग भागो। तभी गेट टूटता है और ब्लैक शैडो आर्मी गेट तोड़कर उन सभी की तरफ बढ़ने लगती है। ये देखकर मैंग कहती है कि ये सभी लोग तो व्हाइट एम्परर के लोग हैं, जल्दी यहाँ से भागो। तभी सभी लोग अपने अपने वेपन निकालने लगते हैं और कहते हैं कि व्हाइट एम्परर के आदमी आ रहे हैं, हमें अपने वेपन निकाल कर तैयार रहना होगा ताकि हम लोग उनका सामना कर सके। तभी ब्लैक शैडो लोग सभी बहुत तेजी के साथ उन सभी के सामने बढ़ते हैं और उन पे हमला कर देते हैं। डा हाई भी कहता है कि बहुत अच्छी बात है, मैं भी तुम लोगों का साथ दूंगा हमला करने में, और वह बहुत तेजी के साथ आगे की ओर बढ़ता है और आगे जाकर एक ब्लैक शैडो के ऊपर एक पंच मारता है। दिखाया जाता कि ई हाई भी दूसरे शैडो के साथ लड़ रहा होता है और बाकी को मोटिवेशन देते हुए कह रहा होता कि इन सभी को मार डालो। इस तरह वह सब लोग मिलकर ब्लैक शैडो के साथ लड़ रहे होते हैं अपनी पूरी ताकत के साथ। फिर भी ब्लैक शैडो उन पर भारी पड़ रहे होते हैं। तभी पीछे से बाकी जितने भी लोग खड़े होते हैं वह भी अपने हथियार लेकर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। स्लेव जो अरीना में खड़े होते हैं वह आपस में बोलते हैं जी हम लोग क्या करें, हम लोग तो बंधे हुए हैं। उनमें से एक लड़की कहती है कि ये सब क्या हो रहा है, हम क्या करें। तभी ली सांगटियांग कहता है कि यही हमारे लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, हम एक अच्छा मौका को देखकर यहाँ से जल्दी निकल जाएंगे। तभी सीन दिखाया जाता है कि
बांध टूट गई होती है और वहां से पानी निकलने लगता है। ये देखकर वह सभी लोग घबरा जाते हैं और पीछे की तरफ देखते हैं, पानी उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी जो लोग वहां खड़े होते हैं वह चिल्लाने लगते हैं कि पहाड़ से पानी बह रहा है, पहाड़ से पानी बह रहा है, और अफरा तफरी का माहौल हो जाता है। दोस्तों इसी के साथ ये जो एपिसोड है इसका अंत होता है। मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं ये जो सीरीज है इसके नेक्स्ट एपिसोड में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।